बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की 5th एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हम देख लो, आज हमारी गली में शादी है तो उन्होंने मीना से डाला है। मैं कितनी देर पहले वेट करती हूँ, कहना ढोल टमका बंद होए तो मैं जावा। ओ इन्होंने बंद हुआ तो मैं भी रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट की है। मैंने आई हूँ मैं इधर रिकॉर्ड करने के लिए। तो उन्होंने फिर टोल बना देता। चलें, अब आप भी नाश्ते करते इंजॉय करें एपिसोड को, ये वाली को। फिर हो सकता है कि शायद तो थक टुट के बंद कर दें। टोल बड़ा ही टीठ लग रहा है टोल वाला। पहले तो ऐसा लग रहा था हमारे घर के बाहर ही बज रहा है, पता नहीं, हालांकि दूर है थोड़ा सा, मतलब गली के अंदर ही है लेकिन घर से तो थोड़ा सा दूर है। अच्छा जी, चलें एपिसोड 5 की तरफ चलते हैं। तो सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। वैसे भी मैं जा रही हूँ जल्दी एक सिंगल एपिसोड के ऊपर, और ये मेरी धमकी नहीं है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ पहले। अभी सिर्फ 1-2 दिन बस ये नावल रीड को मैंने जल्दी सुनाना है। तो ये नावल तक 2 डबल एपिसोड आएंगी, उसके बाद मैं सिंगल एपिसोड पे चले जाना। अच्छा जी, यूँ मारू सरफराज की ज़िंदगी एक नए दौर में दाखिल हो गई थी। ज़िंदगी का एक नया और अनोखा बाब खुल गया था। जो ज़िंदगी इसने तलब की थी वही इसे अनायत की गई थी। इसे चाह से कुछ कम नहीं मिला बल्कि तलब से कुछ ज़्यादा ही मिल गया था। इसने ओन अब्बास की ख्वाहिश तमन्ना और इसे पाने की चाह की थी। इसने कभी भी ओन की मोहब्बत तलब नहीं की थी। इसकी जीत पर की खुशी के लिए ओन का हो जाना काफ़ी था। ओन की मोहब्बत पाना तो इसकी तमन्ना कभी नहीं रही थी। इसे चाहना ज़रूरी था, बदले में चाहत का मिलना ज़रूरी नहीं था। और वो जानती थी कि उनका हसूल जितना आसान बना दिया गया था, इसको पूरा हासिल करना नहायत मुश्किल तरीन मरला था। इसकी दिल तक पहुंचना और भी तकलीफ दे कठिन तरीन सफ़र से अटा रास्ता था, और इसने अपने दिल की खुशी के साथ हर पहलू पर गौर करने के बाद इस मुश्किल, कठिन और पुरमशक्कत रास्ते का चुनाव किया था। ये इसका मनपसंद इंतखाब था और अपनी हर सलाहियत और आखिरी हद तक बर्दाश्त को आजमा लेना चाहती थी। 100 कारोबार सल्तनत को संभालने के लिए ताजुज़्ज़म होती सवेर को बमुश्किल खुशामदीद कहते हुए जब इसने आंखें मसल मसल कर धुंध के पार देखना चाहा तो हर अक्स बड़ा गुबारालूद नजर आया। आंखों के सामने जाले से थे जो हट नहीं रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद इसने आंखें पूरी खोल कर देखा तो उन्हें से झंझोड़ कर उठा रहा था। मलका आ रही है, नसीम सहर पुकार रही है, उठ जाइए, मुझे भी तलाश माश के लिए खाक ढोल एक करना है। इसका तंज़ीह लबो लहजा कटीले अल्फाज सुनकर मारू की नींद उड़न छू होगी। वो लंबी लंबी जमाइयाँ रोकती जल्दी से उठ गई। ये कहते उर्दू देख कैसी ना, गाढ़ी उर्दू बोल रहे, गूढ़ी उर्दू बोल रहे। बिखरे बाल कैचर में समेट कर इसने भां भां करते कमरे पर तायराना नजर डाली। वहाँ ऑन के अलावा और कोई भी नहीं था। कहाँ है नसीम सहर, और कौन खातून है ये? इसने होंगपन की इंतहा करते हुए उनको अच्छा भला तपा दिया था। वो एडी ओखी उर्दू बोलेगा तो उन्हें तो फिर गोहिदर सवाल तो एक्सपेक्ट करना। हालांकि तपा तपा तो वो पहले से लग रहा था, यूँ लगता था बाहर वालों से फिर झड़प हुई है, और वो यकीनन ताज़ा ताज़ा लड़ाई के बाद अंदर आया था। तुम्हारी सौकन है, इसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा था। मारू का दिल थक से रह गया। तो वो रातों रात आ भी गई? मारू की जैसे जान निकल गई। ऑन जो मर्जी करता रहे, जैसे मर्जी पसंद करे, चाहे वो ये दावा बातों की हद तक आसान था। अमली तौर पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो मारू क्या क्या बनता? शायद हार्ट अटैक हो जाता। ये हार्ट अटैक तो इसे अब भी होने लगा था नसीम सहर का नाम सुनकर, जैसे जान निकलने लगी थी। कहाँ है वो? इसने दिल पर पत्थर रखकर वो मुश्किल पूछा। बाहर, ऑन ने गज़बनाक अंदाज में जवाब दिया। फिर पाँव पटकता बाहर निकल गया। मारू कुछ देर के लिए होंक हुई, फिर वो ऑन की बात का मफहूम समझकर खुद को मलामत करने लगी। बाद में से अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। देखो ने सौकन बना ली। ये ऑन भी ना बहुत शौक है इसे मुझ पर सौकन लाने का। वो बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ चली गई। फिर जब फ्रेश होकर बाहर आई तब तक ऑन भी अंदर आ चुका था। तुम्हारा अभी तक स्नान पूरा नहीं हुआ और मुझे 9 बजे तक निकलना है। हद है काहली और सुस्ती की, वो जैसे धाड़ कर बोला। मारू बाल बनाती कुछ घबरा गई। उठ तो गई हूँ, अब क्या करूँ? इसने बौखलाहट में भी ब्रश पटक कर स्लीपर पहने। क्या इसे ऑन के साथ कहीं बाहर जाना था? क्या पता नाश्ता करने। इसका दिल बड़ा खुशफहम हुआ। मेरा मुंह देखो। वो फिर से धाड़ा। देख तो रही हूँ, क्या हुआ? ताज़ा शेफ बनाई, कट तो नहीं लगा? मारू ने फिक्रमंदी से कहा। भला वो इसके अलावा क्या कर सकती थी? जस्ट शट अप। वो फिर से चीखा। मारू मुंह बंद करके खड़ी हो गई। अब भला क्या करे, हद थी, जानबूझ कर सताया चला जा रहा था। खैर सताना तो इसने भी था ही, बस मारू को साबित कदम रहना तो बिल्कुल भी घबराना नहीं था। वो सितम आजमाएगा, मारू जिगर आजमाएगी, देखेंगे जीतेगा कौन। हत्या साहब हो गया, कौन बनेगा करोड़पति। इसके हौसले भी जवान थे और इरादे भी अटल। इतनी आसानी से हार तस्लीम नहीं करेगी। आखिर सेठ सरफराज की बेटी थी। ये और बात थी कि दिल उल्टी जगह अटका लिया था। पुट्ठी जगह? बीबी तो बड़ी बड़ी ज़्यादा पुट्ठी जगह से आ गई। मान इसकी धाड़ पे दरवाज़ा एकदम खुला। ऑन की अम्मी खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हो रही थी। कमरे में नाश्ते की ठियांगेज़ खुशबू फैल गई। रात भर से भूखी माहरू की भूख अंगड़ाई लेकर बेतार होगी। इसे ऑन की अम्मी पर टूट कर प्यार आया, और अभी वो फटते खुशी में जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे थामना ही चाहती थी जब ऑन की खफकी भरी आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसने माँ की वजह से गुराने से कुछ परहेज़ किया, यकीनन अम्मी के एहतराम में।
आप फिर नाश्ता उठा लें, ये फाउल अम्मी, कल का पूरा दिन मैंने अब्बू से झगड़ा करके किचन अलग करवाया था और आप मेरे किए किराए पर पानी फेर देना चाहती हैं। जब मैंने कहती कि हमारा खाना अलग होगा तो अलग ही होगा, फिर ये तकलीफ़ क्यों, बल्कि ये ज़्यादती क्यों। उनका लहजा नरम था लेकिन अल्फाज तलख। वो माँ की वजह से लहजा बदल कर बहुत धीमे अंदाज में बोल रहा था। तुम हद करते हो और तुम्हारे अब्बू भी हद करते हैं। तुम्हारी ज़िद पे इन्हें गुस्सा आ गया और इन्होंने तुम्हारा किचन अलग कर दिया। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे जीते जी एक ही घर में रहते हुए अपना चूल्हा अलग कर लो। फिर इस सूरत हाल में जब बहू का यहाँ नया कदम है, ना इसे पकाने की समझ पूछा ना काम करने की, अभी इसके दुल्हनापे के दिन है और तुम इसे चूल्हे में झोंकना चाहते हो। अभी तो मुझे पहला पछतावा नहीं गया कि अपनी बेटी का कोई चाव नहीं कर सके, ऊपर से तुम इस पर दोहरी जिम्मेदारी डाल देना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और चाहे जिस कान से मर्जी सुनो। नाश्ता खाना इकट्ठे होगा और तुम मेरी बहू पर कोई दबाव नहीं डालोगे। अम्मी ने अपने मखसूस थीमे मगर दो टोक लहजे में हुक्मी अंदाज अपना कर कहा तो बुरी तरह से जज्बस हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं अम्मी, आप मुझे मजबूर मत करें प्लीज़। फिर इस तरह ये महारानी कुछ भी नहीं सीख पाएगी। इसने बड़े मोहतात अंदाज में माँ के साथ बहस करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगी, तुम एक दिन में से कामयाब तरीन कुक नहीं बना सकते। इनका लहजा हमस वही था, दो टोक और हुक्मिया। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं, इसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो ना हो, अम्मी के अंदाज में लापरवाही थी। तुम सारे मर्द घर में टिकते कब हो? दिल चाह घर से खाया वरना बाहर से पेट भरा। ये अजाब तो मारू के लिए बनाना चाहते हो, अकेली के लिए रोटी पकाती फिरे। हमारे लिए शर्म का मुकाम है। मेरी बेटी की रोटी मुझ पर भारी नहीं है। खबरदार जो तुमने मेरे साथ बहस की। इन्होंने उनको गुस्से भरी नज़रों से घूर कर चुप खड़ी मारू को इशारा किया। पकड़ो बेटा, खुद भी खाओ और इसे भी दो। यूं ही नेमतों को ठोकरे मारता, ये जाने बगैर कि नेमतों को ठुकरा देने के बाद फिर ये बार बार हाथ नहीं आती। इन्होंने बड़े आम से लहजे में बड़ी गहरी बात की थी और अंदर तक सुलग गया, नाक तक गुस्से में भर गया। और उन्हें वैसे गुस्से के अलावा और कोई ही नहीं आता। साढ़े साढ़े के ने अपना रंग भी काला कर लेना। और ये बात थी कि माँ के सामने बोल नहीं सकता था। इधर मारूफ माँ बेटे की बहस में पंडोलम की तरह झूल रही थी। क्या करे, ट्रे पकड़े या नहीं, नाश्ते को हाथ लगाए या नहीं। इसने सहमी नज़रों से उनकी तरफ देखा। इसकी घूरी पर ट्रे की तरफ बढ़ते हाथ हवा में मुअल्लक रह गए। तब अम्मी को बला का गुस्सा आ गया। ओन, तुम ठीक नहीं करे, अपने बाप से इख्तलाफ अपनी जगह, तुम मेरा दिल नहीं दुखा सकते। पकड़ो मारू बेटी, नाश्ता शुरू करो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। अम्मी ने उनको घिरकते हुए गुमसुम खड़ी मारू को मुखातिब किया तो इस दफ़ा भूख से आज जाती मारू ने ट्रे पकड़ने में देर नहीं लगाई और ने भी मजीद घूरने का तकल्लुफ़ नहीं किया। अलबत्ता वो एक सुलगती निगाह मारू पर डालकर बाहर निकल गया। अम्मी से पुकारती रह गई, फिर सर थाम कर वहीं बैठ गई। मारू जो इनके स्टार पर बेतकल्फ़ी से गर्मा गर्म नाश्ते से लुत्फ़ तोड़ती थोड़ा सा खफीफ हो गई। उनको गुस्सा है, इसने महज यहाँ तक तबसरा किया था। अम्मी जो किसी गहरी सोच में थी एकदम चौंकी, फिर गहरा सांस खींच कर बोली, उतर जाएगा, थोड़ा गुस्सा करेगा फिर आराम हो जाएगा, क्योंकि इसे अलग किचन वाली अपनी ज़िद मनवानी थी। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी, सो इसी बात पर बरहम है। अपने बाप पे पड़ा, वैसे ही ज़िद्दी और जज्बाती। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। हैरत अंगेज़ तौर पर वो सारी बातें जो मारू को अभी तक नहीं पता थी, वो उनको इसके मिजाज को, इसकी पसंद नापसंद को जानती तक नहीं थी। और इस वक्त ऑन की अम्मी के मुंह से सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसे ऑन के मतलब जानना बहुत अच्छा लग रहा था। हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, हर बच्चे का एक अलग ही मिजाज होता है। और मेरे सारे बच्चों में मुख्तलिफ था, शुरू से अलग थलग मिजाज रखता था। इसे बहन भाइयों के साथ खेलना कूदना पसंद नहीं था, दोस्त बनाने का शौक़ भी नहीं था। और जो ऑन की तबीयत के दोस्त थे वो थोड़े झगड़ालू टाइप थे, कुछ गुस्सावर थे उनकी तरह ही। आपस में जब लड़ पड़ते तो बात हाथापाई से होती हुई मार कुटाई तक पहुंच जाती। अक्सर किसी का सर फट जाता, किसी की टांग टूट जाती। उनके अब्बू आए दिन की सूरत हाल से तंग आ चुके थे। इन्होंने इसके दोस्तों की संगत तुड़वा दी थी, क्योंकि जब भी वो बाहर से लड़के आता था, इसके अब्बू बजाय समझाने प्यार करने के उल्टा से मार मार कर फना कर डालते थे। बस इसके मिजाज की तंदी का आगाज़ और शुरुआत वहीं से होना शुरू हुई। मेरे बाकी बच्चे निस्बतन बेज़र किस्म के थे, गली मोहल्ले में भी ना झगड़ते ना लड़ाई को पसंद करते, लेकिन उनके आए दिन शिकायतों ने हमें बहुत आजिज़ कर दिया था। इसके अब्बू ने समझाने के लिए जो डंडा पकड़ा तो कॉलेज तक ये डंडा साथ ही रहा। ये और बात कि कॉलेज में पहुंचकर ऑन भी खासी तब्दीलियां आ गई थी। वो पहले वाला ऑन नहीं रहा था, कुछ बदल गया था। चूँकि भाई और कजन्स में घुलता मिलता नहीं था, हमेशा दूर ही रहता था। बस घर में फरीहा से दोस्ती थी और इसी के साथ बातचीत करता था, इसी को अपना हमदर्द भी समझता था। सो वो फरीहा तक ही महदूद रहता। फरीहा इसकी अच्छी गमगसार थी। अब्बू से मार पड़ती तब भी वही ज़ख्मों की टकोरे करती थी, और अगर बाहर से लड़के आता तब भी फरीहा ही ज़ख्मों पर मरहम रखती। फरीहा इसके लिए दोस्त, उस्ताद, कज़न सब कुछ थी। वो फरीहा के करीब था, अपनी हर बात इसे बताता था, इसी से मशवरा लेता था, इसी की मान भी लेता था। बाप के साथ इसके खिलाफात बहुत पहले से थे। इस वक्त जब इन्होंने इसे फ़ौज में भर्ती नहीं होने दिया, इस वक्त भी जब इन्होंने इसे इंजीनियरिंग पढ़ने नहीं दी, फिर इसने ला करना चाहा तब भी रहमान रुकावट बन गए। इनके नज़दीक वकालत की कोई अहमियत नहीं। वो कहते थे वकील भूखे मरते, ये रहमान की ज़िद्दी के मैथ्स ही पढ़े। क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था, इसने बाप की ज़िद मान ली और मैथ में एमएससी किया, एमफिल किया। यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिया, तब भी रहमान इसके ख्वाबों की राह में रुकावट बन गए। इन्होंने इसे ऑस्ट्रेलिया भेजने से साफ इनकार कर दिया, ना पैसा दिया ना सपोर्ट किया। बकौल रहमान के इन्होंने इतना पैसा लगा के इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो गोरों को फैज़ देता रहे। ये सारी तालीम इन्होंने इसलिए दिलवाई ताकि ऑन से दुकानदारी करवा सके। माँ सदके चली जाए, फिर दादी अब्बा जी की सोच देते ना पढ़ाता, फिर दुकानदारी मैट्रिक पास करा के इन्होंने दुकान पर पढ़ा देंदा।
इन्होंने बाकी बेटों के साथ भी यही किया। वो सब फर्माबरदारी से मान गए थे, अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया, लेकिन ऑन इस बात पर भी डट गया। इसने कहा वो जॉब ही करेगा। वो जिद पर अड़ गया। रहमान ने एक मरतबा फिर इसकी ख्वाहिश का गला दबा डाला। इनके नज़दीक दूसरों की चाकरी से बेहतर था अपना काम किया जाए। सो यहाँ भी उनको मन मारना पड़ा। गो के घर में कई महीने तक जंग चली और नाराज़ होकर हॉस्टल चला गया। इसके बाप को कोई परवाह नहीं थी। फिर फरीहा के समझाने पर ना सिर्फ ऑन ने अपनी जिद तोड़ी, बल्कि वो घर भी वापस आ गया और अपनी इतनी शानदार डिग्रियों को लॉकअप करने के वो दुकानदारी में लग गया। यहाँ भी बाप जीत गया और बेटा हार गया। रहमान को और क्या चाहिए था? वो फिर भी नाखुश थे, क्योंकि प्लाजा की हर दुकान में सेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत में प्रॉफिट कम आता और फिर जो हिस्सा डिपार्टमेंट ऑन के स्पुर्द था जहाँ से कभी और वो हिस्सा ही डिपार्टमेंट ऑन के स्पुर्द था जहाँ से कभी मुनाफा नहीं हुआ। फिर बाप बेटे के इख्तलाफात, लड़ाइयाँ झगड़े की हद नहीं। घर में बेसुकूनी थी, हर वक्त टेंशन का समा रहता। ऑन ने कई मरतबा प्लाजे को लात मारनी चाहिए, लेकिन मेरे और फरिया के समझाने पर खामोश हो जाता, क्योंकि रहमान ने धमकी दे रखी थी जो प्लाजे में बराबर आकर काम नहीं करेगा इसे ना तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ना वो जायदाद में हिस्सा देंगे। जो नौकरी करेगा वो बस नौकरी से कमाए और खाएगा। मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि रहमान की अक्सर ज़िद्दों ने ऑन को ज़बरदस्ती उखड़, ज़िद्दी और नाफरमान बना दिया। हालांकि मेरे बेटे ने कभी नाफरमानी नहीं की। वो शुरू से अलग था, लग रहा है बहन भाइयों से दूर दूर अपने मजाज की वजह से, लेकिन ये नहीं था कि इसमें एहसास और ख्याल नहीं था। लेकिन इसके अब्बू को हमेशा इससे शिकायतें रही। वो मजाज नखड़ से ही, तन से ही, ताहम इसमें कोई बुरी आदत नहीं। ना इसने कभी सिगरेट पिया, ना कोई और बुरी आदत। यूनिवर्सिटी में भी हमेशा लड़कियों से दूरी रहा। मैं तो मान ही नहीं सकती कि वो किसी गैर अखलाकी हदूद को तजावज़ कर सकता है। वो सब जो लोगों ने दूर दूर तक फैलाया, मुझे 1% भी इस पर यकीन नहीं। इन्होंने धीमी आवाज़ में ऑन की पड़ पर शख्सियत को खोलना शुरू कर दिया। फिर जब वो आखिर में लम्हे भर के लिए रुकी तो मारू ने जैसे नज़र चुरा ली। यूँ लग रहा था वो ख़ास तौर पर इसे सुना रही, हालांकि ऐसा नहीं था। इसके अब्बू ने बहुत शुरू से इसे दबाव में रखना चाहा, जैसे वो दूसरे बेटों को रखते थे। किसी हद तक वो लड़ने झगड़ने के बाद भी दबाव में ही रहा था। वो ज़िद्दी था, मगर लेकिन ऐसा भी नहीं कि बात नहीं मानता। अपनी मर्जी चलाता था, लेकिन जैसे मैं कोई बात समझाती वो राम भी हो जाता था। फिर जब हमने इसकी शादी का इरादा ज़ाहिर किया तब भी इसने कोई डिमांड नहीं रखी। सारा मामला मुझ पे छोड़ दिया। इसकी कोई पसंद होती तो वो लाजमी बताता। मैंने फरीहा के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर की तो तब भी इसने यही कहा, जो आप मुनासिब समझे। फरीहा घर की बेटी थी, इसे छोड़कर मैं बाहर से बहू कभी ना लाती। जब मैंने उनके अब्बू और चाचा से अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया तो तब दोनों ने एक साथ ही मुझे जवाब दिया। इनका जवाब मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। वो एक मरतबा फिर बोलते बोलते अचानक रुक गई, जैसे किसी सोच में पड़ गई थी। और फरीहा का जिक्र ऐसा था कि मारू जल्द से जल्द इसके बारे में जानना चाहती थी। फरीहा का रिश्ता ऑन के साथ कैसे हुआ, इसमें ऑन की कितनी पसंदीदगी शामिल थी, ऑन फरीहा को चाहता था या नहीं, वो एक घर में रहते थे, यकीनी तौर पर एक दूसरे के साथ कल भी लगाओ तो ज़रूर होगा। ये रिश्ता जुड़ा कैसे था और टूटा कैसे? ऑन तो इस पर साफ इल्ज़ाम रखता था कि इसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ था, लेकिन मारू को वजह कुछ और मालूम होती थी। भला इसकी वजह से ये शादी कैसे टूट सकती थी? उन्होंने क्या जवाब दिया? ऑन की अम्मी को खामोश देखकर मानू ने बेचैनी से कुछ याद कराया। वो चौंक कर गहरा सांस खींची थी, नरमी से दोबारा बताने लगी। इन दोनों ने कहा वो तो फरीहा के लिए आशिर को फाइनल कर चुके हैं। फुरकान भी अपने भाई की तरह ऑन से ज़्यादा आशिर को पसंद करता था, इसलिए भी कि ऑन की निस्बत आशिर में बहुत सी अच्छी खूबियाँ बतर्जात मौजूद थी। फुरकान ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा, भाभी मेरा तो आशिर पर दिल था। और वाकई फुरकान का दिल आशिर पर ही था, लेकिन जब मैं अड़ गई और मेरे साथ फरीहा की अम्मी भी मिल गई तो इन दोनों को मानती बनी। दरअसल फुरकान को ऑन के मजाज, रवैये और तबीयत के रूखेपन की वजह से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे। ऑन के मिजाज में तंदी थी, आशिक के मिजाज में हलीमी थी। तब भी रहमान और फुरकान का दिल नहीं था कि इनकी लाडी नरम को फरीहा की शादी ऑन से हो। लेकिन मैंने यहाँ एक नहीं चलने दी। अगर ऑन को रिश्ता नहीं दे रहे तो फिर आशी भी क्यों? मेरी जिद पर फुरकान को चुप होना ही पड़ा, क्योंकि जो भी था वो इकलौती बेटी को अपने किसी भी भतीजे से ब्याहना चाहते थे, ख़ानदान से बाहर नहीं। यूँ खुश उसलूबी से रिश्ता तय हो गया था। हम तब भी रहमान खुश नहीं थे। वो बात ब बात ऑन को कचौके लगाते, तंज करते, गुस्सा होते कि वो इस काबिल ही नहीं था। लेकिन इसे फरीहा जैसी लड़की का साथ मिल रहा था। फरीहा तो आशी जैसे लड़के को डिजर्व करती थी। इसकी किस्मत ख़राब थी जो गलत जगह रिश्ता जुड़ गया। वो शुरू से जिन रिश्तों के दरमियान इख्तलाफात की फसीलें खड़ी होने लगे, वो रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते, या फिर सारा हेर फेर नसीब का था। आसमानों पर जोड़ियों लिखे ही नहीं थे जो हम इंसानों ने अपनी मर्जी से बना दी। एक हंसती बसती ज़िंदगी एक खुशगवार अंदाज में शुरू होने वाली शादी अचानक ख़त्म हो जाएगी, वो भी इतनी शर्मनाक वजूहात की बिना पर। सोच की इंतहा तक भी दिल तस्लीम नहीं करता था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है? इन्होंने ठंडी आह भरते हुए अफसुदगी से कहा। इनके चेहरे पर अजीब सी अजियत फैल गई। और ऑन कहता कि शादी मेरी वजह से ख़त्म हुई। मारू ने भी इनके खामोश होते आह भर के अपने दिल का फपोला पोड़ा। और ऑन की अम्मी ने अचानक आंखें पूरी खोल कर हैरानगी से देखा, जैसे कह रही हूँ तो क्या नहीं हुई थी? जहाँ से भी बात निकलती वजह तो तुम ही थी। इन्हें वो सारी बदनामी याद आने लगी, इस्तेज़ा, तंज और ज़िल्लत जो मारू के तवस्सुत से इनका नसीब बनी थी। मगर इनकी आला ज़र्फ़ी कोई गवारा नहीं था मारू को चिता चिता कर शर्मिंदा करे, क्योंकि जो भी था मारू इनकी इज़्ज़त बन चुकी थी और शायद बेटे की मोहब्बत भी। गो के रिश्ता टूटने, शादी रुकने में जो वजह सामने आई थी, इसका लबे-लबाब तो ये था कि उनके कमीर सारी से मोहब्बत हो गई थी और इसे भगाने या अगवा करने के लिए इसके घर पहुंच गया था। मौका वारदात पे कई चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे। सो ऑन किसी भी तरह से मुकर नहीं सकता था, वो अपने शिकंजे में फंस गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक ऑन की अम्मी को इन दोनों नए नवेले मियाँ बीवी के दरमियान तो मोहब्बत कहीं भी नजर नहीं आई। बाकी सब कुछ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इश्क दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके पेश नज़र इतनी बड़ी बदनामी मोल ली गई थी और खाक धूल उड़ाई गई थी। अगर ये लव मैरिज थी तो फिर कहाँ गया था? यहाँ तो खाली मैरिज भी दिखाई नहीं देती थी।
दोनों शादी के तीसरे दिन ही बेजार तलख खामोश और रूठे रूठे से नजर आ रहे थे। ऑन की अम्मी को देख देख कर होल उठने लगे थे। पीछे जो कुछ भी हुआ था इस सब को भुलाकर वो चाहती थी कि ऑन और मारू हमेशा खुश रहे। एक माँ होने के नाते इनकी ये ख्वाहिश बेजा भी तो नहीं थी। कॉल तो सही है। आप यकीन करें आंटी, ऑन किसी बड़ी गलत फहमी का शिकार है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि ऑन और फरिया की शादी हो रही है। मुझे फरिया ने कुछ भी नहीं बताया था, इनवाइट तक नहीं किया। मारू अचानक इन्हें सोचो के भंवर से खींच लाई और ऑन की अम्मी जैसे हक्का बक्का रह गई। ये मारू क्या ठीक कह रही थी? इनका चंबा किसी तो और भी कम नहीं हो। मेरा यहाँ आना जाना था। इतना तो आप मुझे जानती होंगी आंटी कि मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती। मारू रोहानसी होकर बोली थी। अगर मैं बुरी होती तो कभी भी फरिया के किसी काम ना आती। यूनी से लेकर बात तक जब भी फरिया ने मुझे छोटे से छोटा काम कहा मैंने कभी इनकार नहीं किया। बहुत दफ़ा मैं इसके साथ बिला वजह गर्मी में छोटे छोटे बाजारों में शॉपिंग के लिए घूमती रही। यूनी में इसका हर काम मेरे ज़िम्मे था। हर जगह से नोट्स इकट्ठे करके इसे फोटोस्टेट करवा के देने। अगर इसकी किसी के साथ तकरार हो जाती तब भी मैं ही पढ़ाई लड़ाई में कूद पड़ती। अक्सर इसे प्रोफेसर की डांट से बचाती। मुझ में बहुत बुरी आदतें भी होंगी, लेकिन एक बात दावे से कह सकती, मुझे में मुरव्वत भी है और मैं किसी का बुरा नहीं चाह सकती। मारू ने एक ही सांस में सब कह दिया जो वो ऑन को बताना चाहती थी, लेकिन ऑन इसे मौका ही नहीं दे रहा था, ना ही वो कुछ सफाई में सुनना चाहता था। वो इसे बुरेपन का टाइटल दे चुका था। वो अपनी बात से कभी नहीं हटता था। वो इसके नज़दीक बुरी थी और हमेशा बुरी ही रहती। गो के फरिया मेरी माहम जैसी बेस्ट फ्रेंड ना सिर्फ फ्रेंड तो थी, मैं कैसे इसके लिए घड़क हो सकती थी आंटी? और ऑन इस बात को समझते नहीं, इसके नज़दीक मैं ही गलत और वो कहता कि मैं इसके अब्बू के सामने अपनी गलती का और अपने गलत होने का इकरार करूँ। मैं इन्हें बताऊँ, मैं ही मास्टर माइंड प्लानर हूँ, चालबाज हूँ। मेरी शातराना चाल में ऑन का कोई कसूर नहीं। जो भी किया मैंने किया। मैं इसे चाहती थी, सो गुनाहगार भी मैं ही थी। और आंटी वो ये भी कहता है कि मैं अंकल के सामने नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के सामने ऐलान करूँ। मेरी घटिया सोच, प्लानिंग और बहुत आन मुस्तकी मौजूद थे। क्योंकि मैं करैक्टरलेस लड़की थी, मैंने ऑन पर डोरे डालकर इसे जानबूझ के बदनाम किया। और आंटी वो ये भी क्या चाहता है कि मैं पूरे ख़ानदान के सामने हलफ उठाकर इसे सच्चा साबित करूँ और बबांगे दहल ऑन से तलाक का मुतालबा करके इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊँ। मारू ने आखिर में फूट फूट कर रोते हुए अपने दिल का सारा बोझ उतार फेंका कि फिर यूं हुआ। ऑन की अम्मी का कलेजा तक काम किया। वो इसके तड़पने पर खुद भी तड़प गई थी। मारू अंदर से किस कदर तकलीफ में थी, जख्मी थी और शायद सच्ची भी हो। वो तो ऑन की सुनकर इसी पर ही मान ले आई थी। मारू को तो आज सुनने का मौका मिला। ऑन की अम्मी का दिल थक से रह गया। वो इतनी शॉक की थी कि हर चीज़ को नज़रअंदाज करके महज मारू के आखिरी अल्फाज पर पत्थर की हो गई। इन्हें यकीन नहीं आया था कि ऑन ऐसी बकवास भी कर सकता है। इनके ख़ानदान में पहले कभी ऐसा हुआ था? पहले कभी किसी मर्द ने अपनी बीवी को तलाक देने की बात नहीं की थी, वो भी नई नवेली 3 दिन की ब्याहता बीवी। इसने हिम्मत कैसे की तुम्हें तलाक देने पर मजबूर करने की? बेशर्म की गैरत न जाने कहाँ से आ सोई है। हम ख़ानदानी लोग हैं, एक जगह जहाँ बात पक्की कर दी कभी हटे नहीं। ये ऑन और फरिया का तो मामला ही अलग था। इसमें फुरकान खुद पीछे हट गया, वरना ये शादी भी होकर रहती। और ये ऑन किस कदर कमीना औरत, तलाक की बात करते बेहया ना हो तो बाप को पता चले तो खड़े खड़े गोली से उड़ा देंगे। ये जलील हमें और जलील करेगा। पहले बदनाम के कम हो चुके हैं जो अब नई बदनामी मोल लेना चाहता है। वो काम आखिरी इंतहा पर करेगा जो पहले हमारी पुश्तों में नहीं हुआ। पहले के कम वक्त आन लग चुके थे और अब इल्ज़ामात लगवाने पर तुला बैठा। बेशर्म, बद दिमाग ना हो तो। और ये तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, सिर्फ ऑन की माँ नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी और ऑन के अब्बू को तो कभी से कुछ किसी भी इंतहाई फेल का मुर्तकिब नहीं होने देंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ। वो अपनी जलन, गुस्सा और जहन निकालता है। बाप के सामने बोल बाल कर भड़ास ज़रूर निकालते, लेकिन इनके फैसलों की नफ़ी कभी नहीं कर सकता। मुखालफत ज़रूर कर लेता। झगड़ा भी था हम। इनकी किसी बात को ठोकर से उड़ाकर मनमानी की जरूरत नहीं है इसमें। इन्होंने रोती हुई मारू को सीने में चिमटाकर ढेर सारा प्यार किया, ढेर सारा इत्मीनान बख्शा, तो मारू अंदर तक और भी मजबूत और मुस्तहकम होती चलेगी। ऑन की अम्मी के सीने से लगी मारू के अंदर ठंडक उतर रही थी। ज़िंदगी में शाज़मा के होते हुए भी पहली मरतबा इसे ममता का सही एहसास हुआ। इसने ममता की गर्मी और नरमी, ठंडक और सरशारी के बेक वक्त महसूस किया। इसका दिल और आंखें दोनों भर भर आई थी। और आइंदा तुम आंटी नहीं कहोगी, मैं तुम्हारी माँ और रहमान बाप हमारे होते हुए तुम्हें कभी कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इसकी गीदड़ भपकियों पे मत जाना। गुस्से का तेज़ है, दिल का बुरा नहीं है। इन्होंने दोनों हाथों के कटोरे में इसका हसीन चेहरा थामा और फिर इन्हें टूट कर प्यारा। इनकी मोहब्बत महसूस करके मारू को कुछ और भी याद आया। अम्मी, इसने झिझकते हुए कहा। ऑन कहते हैं मैं ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में घुसी हूँ। आपका ऑन अब्बास बड़ा बेरहम है। अम्मी ने इसे सच्ची अम्मी होने का एहसास क्या दिलाया। वो तो ऑन की शिकायतें करने लगी। खोल कर बैठ गई। रहने तो इस फजूल आदमी को, ख्वाह का बकवास करता है। तुम अपना आती तो मैं किसी और तरीके से तुम्हें ले आती। जब तुम फरिया से मिलने आती थी मैंने तभी दिल में सोच लिया था कि तुम्हें अपनी बहू बना कर रहूँगी। अम्मी ने बड़ी मोहब्बत से अपने शुरू वाले जज्बात का इजहार किया। तब मारू थोड़ा हैरान होकर चौंकी। लेकिन तब तो ऑन अब्बास फरिया से एंगेज था। इसकी आंखों में तहैयर दराग होकर जब तब तो वो टोटली बेखबर थी। ज़रूरी था उनके साथ ही शादी होती। मैं आशिर के लिए तुम्हें ले आती। अम्मी के साथ के भरे अंदाज पर मारू को झटका लगा। वो बेसाख्ते इनके सीने में घुसकर चीख पड़ी। नहीं अम्मी, आशिर नहीं, बस ऑन ही। मैं आशिर के लिए कभी ना आती। इसके बेसाख्तापन और लंबी सी चीख पर पहले तो अम्मी हैरान होकर डर गई, फिर जब बात समझ में आई तो एकदम हंस पड़ी। अच्छा, तो ये मामला पहले से यही था। इनका अंदाज पुरसोच सा नाकाबिले फ़हम हो गया था। आहो, मामला ओन दी अख सी, आशिर ते थोड़ी अख सी। जे आशिर ते होंदी ते फिर आशिर ना आई होंदी।
उसने दख्तर पर ख़ज़ा को मंडलाते देखा और हैरान रह गई, क्योंकि ख़ज़ा का मौसम नहीं था, फिर भी दरख्तों के पत्ते चुरमुरा कर गिर रहे थे, टूट टूट कर बेजान हो रहे थे, बिल्कुल इसके दिल की तरह रूखे, खुश्क और वीरान थे। या फिर इसके अपने एहसासात और महसूसात ऐसे हर चीज़ में खुद ब खुद वीरानी दिखाई दे रही थी, जैसे पौधों, फूलों, कलियों का रंग रूप कमला गया हो। इसकी आंखों में रेत सी भर गई। आज 5वां दिन था। हर रोज़ एक नया दिन निकलता और गुरूब हो जाता, हर नई सुबह चढ़ती और फिर ढल जाती। दिन पे दिन गुजर रहे थे, लेकिन इसके अंदर का मौसम हमस वही था। और फिर यह कि अम्मी कहती थी, तुम बुज़दिलों की तरह मुँह छुपा कर बैठ गई, और वो ज़माना सास चालाक लड़की इसकी एक एक चीज़ पर कब्जा जमा कर पूरे घर में दंदनाती फिर रही थी। इस हाल में कि औन तक चीख चिंगाड़ कर बेबस हो रहा था, और वह लड़की अपनी होशियारी चालाकी खुश मजाजी से ताया की पूरी फैमिली को मुट्ठी में कर रही थी। अम्मी ने यह सूरत हाल देखी और अंगश्ते बंदासी फरिया पर चढ़ दौड़ी। तुम इसी दड़मे में सोग मनाती हो और ऊपर से आए लोग तुम्हारे घर में अपना सिक्का जमा रहे। अम्मी का गुस्सा और दुख छलक रहा था, और बेबसी भी अपनी जगह कायम दायम थी। फरिया ने तल्खी से अम्मी की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इख्तियार में क्या है। वो डंके की चोट पर उनको छीन चुकी, मेरी शादी तोड़वा चुकी हो, और अब इन लोगों के दिलों पर भी कब्जा जमा रही, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हद है फरीद, तुम सब बुज़दिल कोई नहीं, बस रोध होकर खामोश होगी। एक कमरे में बंद होने से हकीकत नहीं बदलती। आंखें खोलकर हालात का जायज़ा लो, इसकी कैफियत से निकलो, मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनो, अपनी पुरानी रूटीन पर आओ, घर वालों में पहले की तरह घुलो मिलो, अपना किचन देखो, कुकिंग करो, पहले की तरह ताया अब्बा के लिए डिशेस बनाया करो। जिस तरह तुम हर चीज़ से अलग हो चुकी हो, बहुत जल्द तुम्हें लोग भी भूल कर कनूती समझ कर घास नहीं डालेंगे। अभी सबको तुम्हारी फिक्र है, ताया ताई, कासिम आसिम, और सबसे बढ़कर आशिर, जो 1000 मरतबा तुम्हें समझा चुका है, इस फेस से निकालने की हर कोशिश कर चुका है। तुम भी कुछ हिम्मत पकड़ो, बुज़दिली का चोला उतार फेंको। अम्मी ने इसके उलझे बालों को सहलाकर कंगा उठाया, और ना करने के बावजूद फरिया के बाल सुलझाना शुरू कर दिया। साथ साथ उसे समझाने और घिरकने की भी कोशिश कर रही थी। ताया ताई की तो बात ही रहने दे। नाम नेहाद मोहब्बत थी और नाम नेहाद एहसास था। जैसे जहरखंद हुई, अम्मी अचंभे से देखने लगी थी, जैसे बात समझना चाहती। ये मोहब्बत थी जो मेरा दिल उजाड़ने में पेश पेश रही। यह एहसास था कि मेरी सेज पर किसी और को लाकर बिठाया। इस अय्याश और गासिब लड़की को ना सिर्फ घर लाए, बल्कि सर आंखों पर रखा किसी तमगे की तरह सजाकर ताई सीने से लगाए फिरती हैं। इसकी हमायत में ताई और ताई पेश पेश रह दें, ये इन दोनों की मतफक्का चाल थी। आपको नहीं लगता मारू की दौलत हशमत के सामने इनकी नीयतें बदल गई थी, और वो लड़की खुद ही पके हुए फल की तरह गोद में गिरी थी। इसे बहुत आसानी से उन्होंने हासिल कर लिया। दोनों अपनी अपनी गेम में थे, दोनों ही जीत के। बीच में नुकसान किसका हुआ, किसका हो। शिद्दत गम से फरिया चिल्ला उठी, मेरा ना, और सिर्फ मेरा ही नहीं, ओन का भी। इसकी गुर्राती आवाज़ में शदीद सदमे की इंतहाओं का टूट पड़ता असर था। ओन का, अम्मी ने धीमी आवाज़ में दोहराया। तो क्या ओन का नुकसान नहीं हुआ। वो जैसे चीख पड़ी थी, वो जो इस दिन से चिल्ला चिल्ला कर आप सबको यकीन दिला रहा है कि वो बेकसूर है। इसका कोई जुर्म नहीं, वो तमाम साजिश है। आप में से किसी तक ओन की आवाज़ नहीं पहुँच रही। ये लोग ओन की क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते। वो बावला है क्या, वो पागल है। नहीं ना, तो फिर इसकी बात को क्यों क्यों नहीं सुनता। इसलिए ना कि वो सच्चा है, और सब जानते हैं वो सच्चा है, वो सच बोल रहा है। इसका मारू तो क्या किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। ये झूठी बकवास थी, बहतान था, सरासर इल्ज़ाम था। लेकिन ताया हरगिज़ नहीं माने, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते थे। वो उनको नीचा दिखाना चाहते थे। इन्हें उनको नीचा दिखाने का मौका मिल गया, क्योंकि इसने कहा था फरिया से शादी के बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा, वहाँ PhD करूंगा और कोई ढंग की बाइज्जत जॉब करूंगा। तब ताया को लगा वो वाकई ऐसा कर लेगा, दुकानदारी छोड़ जाएगा। बाप बेटे में इख्तलाफात तो शुरू से थे, मजीद भी बढ़ते जा रहे थे। फिर ताया को मौका मिल गया उनको जलील करने का, इसे अपने ज़ेरे दस्त रखने, दबाव में करने के लिए। इन्होंने हमेशा इस पर चढ़ाई की थी, इन्होंने तब भी चढ़ाई कर दी, और इसे हर तरह से टॉर्चर करके अपना मतलब पूरा कर लिया। मारू कब तक आना एक बहाना था। दरअसल वो चाहते थे कि मारू जैसी अमीर लड़की को उनसे ब्याह दें, ताकि इसकी दौलत इनके हाथ आ जाए। सारी ना सही आधी तो आ जाती, फिर उनके इश्क में वो मरी भी जा रही थी। ताया ताई की प्लानिंग खुद बहुत कामयाब होगी, इन्हें तरद्दुद ही नहीं करना पड़ा। ऐसा अच्छी फरीहा दी सोच, सुन लो। दिमाग से ठिया गया गम्मा दे नाल ना। बस ये था कि उनको मनाना मुश्किल था। इसके लिए मारू का शातराना ज़हन बेहतरीन चाल सकता था। सो मारू ने अपनी गंदी और सती सोच के मुताबिक अपने ऊपर ही बेहुदा इल्ज़ाम लगाकर उनको हासिल कर लिया, क्योंकि ऐसे लोग मोहब्बत और जंग में सब जायज़ समझते हैं। हालांकि मारू ने तो कुछ भी नहीं किया बेचारी ने। तो फिर बताएं, इसमें ऑन का क्या कसूर निकलता। मेरा दिल गवाही देता वो सच्चा था और सच्चा है। इसने कुछ गलत नहीं किया। फिर यह बात के अख्ताम पर लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेने लगी। इतनी सी कोशिश में वो थक चुकी थी। सारी भड़ास निकाल देने के बाद अंदर भी खाली हो गया था। यूँ लगा वो दूर दूर तक हर बोझ से आज़ाद हो चुकी है। हर गुबार से निजात मिल गई है। और इधर फरिया की अम्मी हक्का बक्का रह गई। इन्हें समझ आ गई थी कि इनकी ज़हीन बेटी इतने दिनों से तो कौन कमरे में बैठकर सोग मनाने के साथ साथ पूरी बारीकी और गहराई से मुशाहिदा कर रही थी। सारे हालात को असर नो देखते हुए भाई भाभी जी और मारू के साथ मुशफ़क़ाना रवैये को मद्देनज़र रख के इन्हें 100% फरिया की बातों पर यकीन आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही थी, इनका दिल तस्लीम करके। अगर आप ऑन का रवैया देखें तो समझ जाएं, इसके मारू साथ चोरी छुपे के ताल्लुकात होते तो वो जायज़ तरीके से मारू के मिल जाने पर शादियाने बजाता, खुश होता, सरशार होता। लेकिन मैं उनको अंदर तक से जानती हूँ। वो हुस्न से ज़ेर होने वाला नहीं, वो दौलत के सामने घुटने टेक देने वाला भी नहीं, ना वो ज़हानत से मुतासिर होता है। इसे हर चीज़ को एक तरफ रखकर शराफत और किरदार की पुख्तगी से मोहब्बत है। इसे मुतासिर करने के लिए शराफत, नजाबत, इखलाक, किरदार और सुघड़ापे की ज़रूरत है। और मारू सरफराज में ये तमाम खूबियाँ सिरे से मौजूद नहीं। वो इन चीज़ों में कोरी है, तो फिर
वो लम्हा भर के लिए रुक गई। इसकी आवाज़ में आंसू की नमी का असर ख़त्म हो गया। इसकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, एक अजीब सी चमक थी। फ़रिया की अम्मी कुछ चौंक गई, जैसे इस चमक को समझने के बाद बोलना चाहती थी। फिर उन्होंने इसके तासुर को खोज लिया। तो फिर ये कि मारू को यहाँ से किक आउट होने में 4 महीने भी नहीं लगेंगे। वो जैसे तूफ़ानी अंदाज में आई थी, ऐसे तूफ़ानी अंदाज में उड़ते हुए बगोलों में कनपटी लिपटी हुई दफ़ा हो जाएगी, क्योंकि जहाँ तक मैं और अब्बास को जानती हूँ, अपनी ज़िल्लत को उम्र भर भुलाने वाला नहीं, और ना वो मारू से रिश्ता निभाने वाला है। मारू को जाना था, जाना है, और वो जा करेगी। वो जिस तरह से मेरी हर चीज़ पर कब्जा जमा कर बैठी है, मैं इसका कब्जा उखाड़ने में लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, चाहे मुझे जिस हद तक भी जाना पड़े। और ये इसके अदले का बदला होगा, बराबरी का हिसाब, ना जुल्म, ना गुनाह और ना ज़्यादती। फ़रिया के इरादे पुख्ता थे, अंदाज़ अटल थे, लहजा मुस्तकिम था, और आंखों में कुछ कर देने की, दिखाने की, अपनी तौहीन का बदला लेने की चमक सांप की तरह फनकारती नजर आ रही थी। फ़रिया की अम्मी भी दंग रह गई, अपनी जगह से हिल नहीं पाई। कैसे होगा, तुम क्या करोगी? इनकी आंखों का सवाल फ़रिया की आंखों तक पहुंच चुका था। ऑन बेतबार हो चुका है, इसका अपने घर वालों पे भी एतबार नहीं रहा। वो ख़ुद को अकेला और तनहा समझ रहे हैं। मैं इसका एतबार वापस लाऊंगी, इसका एतमाद वापस लाऊंगी, मैं इसे यकीन दिलाऊंगी वो गलत नहीं, झूठा नहीं, बुरा नहीं, बेकिरदार नहीं। इसके साथ धोखा किया गया, मैं इसका एतबार बहाल करूंगी, और तब वो किसी भी मारू को भूल जाएगा, छोड़ देगा, और देखिएगा ऐसा ही होगा, मैं ऐसा ही करूंगी। फ़रिया की आवाज़ धीमी होकर मासूम हो गई। इसके चेहरे पर सुकून की लकीर खिंच रही थी, ऐसा सुकून जो फ़रिया से गुम चुका था, गायब हो चुका था, खो चुका था। वह वापस आ रहा था, लौट रहा था। फ़रिया बीबी फॉर्म चाह रही है अपने, और फिर नामुवाफ़िक होती हवाओं को फ़रिया ने अपनी जहानत से मुवाफ़िक कर लिया। अब के मुकाबला बड़ा सख्त था। अगर मारू के पास हुसन की फरावानी थी, तो फ़रिया के पास जहानत का ख़जाना था। गेम सख्त भी थी, मुश्किल भी थी। जहानत और हुसन का कोई जोड़ नहीं बनता था, लेकिन यहाँ दोनों का तसादम होने वाला था, टकराव होने वाला था। दुनिया के किसी भी मिज़ान पर हुसन और जहानत को इकट्ठा रख के तोला जाता, तो यकीनी तौर पर जहानत जीत जाती, हुसन हार जाता, और यहाँ हुसन और जहानत को आपस में ठन गई थी। जीत किसकी होती, ये वक्त पर फैसला छोड़ दिया गया था, क्योंकि सुबह बनारी जैसी एक सवेर में फ़रिया ने मोती और चंबेली की कलियां चुनते हुए जॉगिंग ट्रैक से लौटते उनका रास्ता रोक लिया। और बिल्कुल ऐसे मंचमंद हो गया जैसे अपने निकाह के वक्त मंचमंद हो गया था, या बाप के इल्ज़ामात से मंचमंद हो गया था। यकीन नहीं आया कि फ़रिया इसके सामने थी, और बिल्कुल पहले वाली फ़रिया के रूप में सामने थी। इसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई बेजारी, कोई शिकवा, कोई सवाल या कोई नफरत नहीं थी, और इसके हैरानगी, ताज्जुब और शौक की कैफियत को अज़ खुद फ़रिया ने तोड़ दिया। वो मुस्कुराई तो उनको लगा नसीम में सहर भी मुस्कुरा दी थी। मां सदके चली जाए, इधर ते मामला नसीम में सहर दे चलता पिया। इसने अपने असली दिलकश ठहरे हुए पुरसकून लहजे में बात की, तो यूँ लगा सारे कलाम इन अल्फाज के सामने हींचते हैं। फिर इसने अपने लफ्ज़ों की जादूगरी का सहर फूंका, इस अंदाज में कौन का रवा रवा इसका मशकूर हो गया। इसकी आंखों में मसरत और यकीन का पहला दिया टमटमाया था। गोया खुद भी एकान नहीं था कि फ़रिया इसका एतबार करेगी, इसका यकीन करेगी, इसे सच्चा समझेगी। और जब फ़रिया ने अपने यकीन की सहर अंगेज़ी से इसे मसरूर कर दिया, तो ओन अब्बास की सुरख आंखों के डोरों में खुशी की नन्ही लकीर उभर कर सामने आ गई। इसके वजीह सफ़ेद बेइंतहा सफ़ेद चेहरे पर तमाज़त उमड़ आई। खुशी, एतबार और एतमाद की तपश से इसके रुखसार पर हिद्दत हो चुके थे, क्योंकि फ़रिया के इन अल्फाज का दुनिया में कोई मोल नहीं था, कोई कीमत नहीं थी। मैं जानती हूँ ऑन तुम क्या थे, तुम क्या हो, कितने सच्चे थे, कितने सच्चे हो। मैं कल भी तुम पर एतबार करती थी, आज भी करती हूँ। इसे अचानक ही फ़रिया के एतबार का सहारा मिल गया। फिर वैसे हर गिल्ड से निकालती गई। इसकी करब, तकलीफ़, अजियत और बेतबारी के लगे हर खाओ, हर ज़ख्म पर एतबार, नरमी, एतमाद, भरोसे के पाए रखती गई। और फिर चंद ही लम्हों में वो पुराने ऑन और फ़रिया बन गए थे, जैसे बीच में कुछ हुआ ही ना हो। फिर बहुत से लम्हे से लगे, बातों बातों में पुराना वक्त लौटा लाई, वही बातें, वही किस्से। मान फ़रिया को खड़े खड़े ख्याल आया, और ये ख्याल महज ख्याल नहीं था, वो लाया हमल था जो इसके जहन ने तैयार कर रखा था। अच्छा, ये फ़रिया बीबी हुन ऑन नु कर रही है। ऑन तो सबसे बेतबार हुआ हुआ है, तो अब वो उसको एतमाद का कह रही है, तो फिर ऑन ने तो वाला अट्रैक्ट होना ही है। अब देखते हैं फ़रिया के वापस ऑन की लाइफ में आ जाती है, मारू चली जाती है, या मारू की जगह बन जाती है, क्या बनता है। और मैं जानती हूँ तो पिछले बहुत दिन से खाना नाश्ता बाहर से कर दो, घर वालों से नाराज़ी है। खाने से नहीं, आइंदा तुम हरगिज़ बाहर खाना नहीं खाओगे, वादा करो। फ़रिया के धौंस भरे लहजे से खाइफ होकर वैसे ही राम हो गया था, जैसे कभी बहुत पहले हो जाया करता था। वादा, उन्होंने बड़े तलख तरीन दिनों की तमाम तर तलखी को झटक कर मुस्कुराते हुए वादा कर लिया। वो कि मुस्कुराना बहुत मुश्किल मल रहा था। इतने दिनों की कशीदगी के बाद मुस्कुराहट की वापसी कुछ अजनबी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी फ़रिया ने जिसे हफ्ते तकलीम की दौलत देकर इसे इसकी अपनी नज़रों में सुरखरू करके खुशी से नवाजा था, इस मसरत और ज़माने भर की खुशी के सामने हर चीज़ नीच और हीच थी। लेकिन एक शर्त भी है, और ने दबे दबे जोश और सरखुशी से कहा। कौन सी शर्त? फ़रिया लम्हा भर के लिए ठिठक गई। पहले की तरह नाश्ता और खाना तुम बनाओगी, सिर्फ बनाऊंगी नहीं, तुम्हें खिलाऊंगी भी। इसने अपनी बात पर जोर दिया, और ने समझ कर इस बात में सर हिला दी। फिर वो मुस्कुराती फ़रिया को देखने लगा, जो हाथ में मौजूद मोतियों की कलियों को इसकी सिमत बढ़ा रही थी। अपने कमरे में रख लेना, इसने याद दहानी करवाई। तुम खुद रख देना, पहले भी तो तोड़ रखती थी, और इस बात को कोई लंबा अरसा भी नहीं गुजरा। और ने सादगी भरी धौंस से कहा। फ़रिया ने कुछ सोचकर हामी भर ली। फिर एक दिन नज़र सब्ज़ दरीचे पर डाली, जिसकी खिड़की पर सफ़ेद फूलों की बेलें लदी हुई थी, और वहाँ पे
एक चमकता दूधिया चेहरा भी झांक रहा था। इस चेहरे पर ताज्जुब, हैरानगी और दबे दबे गुस्से के आसार वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। प्रिया ने होंठों के किनारों से छलक पड़ती मुस्कुराहट को दबाकर ऑन की तरफ देखा। वो थोड़ा सा घुटनों के बल झुकता हुआ प्रिया के हाथ से सफ़ेद कली को थामकर बड़ी अकीदतमंदाना और तशक्कुराना नज़र के साथ इसकी तरफ मोती की कली बढ़ाता बहुत मुलायमत से बोला, मुझ पर एतबार करने का शुक्रिया प्रिया। माँ सदके चली जाए, तेरे इत्थे ना तू घुटनियां दे बल झुक के प्रिया दे हत्थ दे विच सफ़ेद कली फड़ा ते उत्त बेचारी ने उत्थों खिड़ी जो छाल मार देनी। सबज तरीके से झांकते इस चेहरे की आंखों में गुस्से और नागवारी के शोले उमड़ उमड़ कर निकल रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे सारे का सारा गैस उबलता हुआ बाहर निकल आएगा। इसके चेहरे पर खफीफ सी सुर्खी छा रही थी जो पुरहिद्दत गर्माहट में बदलती चली गई। इसने ज़ोरदार धमाके के साथ खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए थे। वो मुठ्ठियाँ बेचती रूम में टहलने लगी। रह रहकर वही मंजर आंखों के सामने अक्स बना रहा था जिसने अचानक मारू की चाबक मारने जैसी तकलीफ और अजियत से गुजारा था। टहल टहल कर वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। मेरे साथ एक दिन भी मुस्कुरा कर बात नहीं की, हंस के नहीं देखा, नरमी से नहीं बोला, और इस सांप का मंगेतर से कैसे हंस हंस कर बात कर रहा था, जैसे उम्र भर के लिए सारी मुस्कुराहट इसे दे देना चाहता हूँ। मुझसे तो बात करना भी गवारा नहीं। वह चलते चलते ऊंची आवाज़ में बड़बड़ा रही थी और इसे फूल दे रहा था और मुझे कचरा नहीं लेकर दिया, एक पत्ती तक नहीं दी गुलाब की, और इसे मुस्कुराकर मोती की कलियाँ दे रहा था इस कदर तज़ीम के साथ जैसे वो देवी और इसके चरणों में बैठने की कसर रह गई थी। वो किलस किलस कर खाक हो रही थी। तेरा सड़ना बांधा, मैं तेन कुछ नहीं कियांगी। बार बार गुस्से के आलम में बालों को झटकती तो लंबे बालों में लहरें सी उठने लगती। मेरे सामने हंसते हुए आग लग जाती, कंजूस भूखा, हंस भी नहीं सकता। इसने आंखों को मसल मसल कर मुश्किल देखा, फिर भी कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मन दरवाज़ा खुला और ऑन गुनगुनाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक अलवी सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर वो अंदर तक चल गई। इतने दिन से सड़ा गुस्सा मुंह बना रखा था, आज प्रिया के नजर आई, फूल से फूल गिर पड़े। वो अब भी गुनगुना रहा था और मकाम हैरत ये था मारू को देखकर भी इसकी गुनगुनाहट खत्म नहीं हुई, वरना तो इसकी शक्ल पर नजर पड़ते उनकी तेवरियां चढ़ जाती थी, और आज यकीनन ये मुस्कुराहटें गुनगुनाहटें प्रिया के तफैल नजर आ रही थी। प्रिया को देखकर तासुरात खुशगवार हो गए, जैसे मौसम बाहर आया और या सहरा में फूल खिल गए हों। जाने प्रिया ने कानों में क्या इसम फूंका था, तो लम्हों में सरतपा खुशगवारियत का मरक्का बन गया। आखिर प्रिया के सोगवारियत और गम के दिन तमाम हो गए थे, फिर गोशनशीनी भी खत्म हो गया। वो फॉर्म में आ रही थी और ये मारू के लिए खुशगवार अमल नहीं था। इतने दिनों के गैज़ो गज़ब के बाद ये अंदाज का लाना दिल धड़काने के मुतरादिफ थे जो वो एक यकटक कौन को देखे जा रही थी। अचानक इसके रुख रोशन को अपनी तरफ मुड़ता देकर ठिठक गई। फिर ज़रा गड़बड़ाकर इसने निगाहें फेरी थी। नज़र लगानी थी क्या, इसने तनक कर पूछा। नहीं तो, वो गड़बड़ाई। तो फिर मुझे घूरने का मतलब? वो बाल की खार उतार देता था। मारू ने भी चंदला में सोचा, फिर जैसे दिल की जलन जुबान पर आ गई। मैं तो इस मुस्कुराहट की वजह मालूम करना चाह रही थी, इसने कुछ देर पहले वाले मंजर पर चोट करते हुए कहा। तो अली से पसीने पूछता और गर्दन और चेहरा रगड़ता ऑन कुछ चौंक गया। जैसे मैं तो बड़ा तुम्हें बता दूंगा, इसने गहरा तंज किया। बताने की ज़रूरत भी क्या है, वो जो कुछ आंखों से देख लिया जाए। वो भी न चाहते हुए तलक सी होगी। अभी तक वही मंजर आंखों में चुभ रहा था। दिल चाह रहा था उनकी वही मुस्कुराहट नोच खसोटे जो कुछ देर पहले मारू को जलाकर सुला रही थी। ओह, तो क्या देखा तुमने? वो कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जाते जाते मोड़ा। दिल तो नहीं चाह रहा था सुबह सुबह इसे मुँह लगाने को, लेकिन फिर भी जवाब लेना जरूरी था। जो तुम दिखाना चाह रहे थे, बल्कि ख़ास तौर पर फरीहा, इसने चबा चबा कर कहा। ऑन की आंखों में तुर्शी से उभर आई। फरीहा का क्या जिक्र, इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। और तुम्हें शर्म नहीं आती फरीहा का नाम लेते हुए? तुम्हें शर्म आई फरीहा को मोती की कलियां देते हुए? इतने रोमांटिक हो रहे थे, मेरे साथ तो कभी रोमांस नहीं किया। वो गुस्से की इंतहा पर उल्टा सीधा बोलने लगी, क्योंकि उनके गुस्से का ग्राफ कुछ और बढ़ गया। फिर अचानक पारा चढ़ते चढ़ते नीचे आ गया। पहले तो इसने मारू के अल्फाज पर गौर किया, फिर बुलंद आवाज़ में लाहौल पड़े। ओह, तो तुम्हें रोमांस चाहिए? लहजा भरे के लिए इसकी तेवरियों के बल खुल गए थे। हमें नॉर्मल हुई, गुस्से का ग्राफ गिरता गिरता बिल्कुल ख़त्म हो गया। पहली मरतबा मारू को यूँ लगा जैसे ऑन ने इसकी बात को एंजॉय किया। मैंने ये कब कहा? मैं तो मारू गड़बड़ा की। ऑन ने बेसाख्ता इसकी बात काटती हुए इसे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। मुकरने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे अल्फाज दोहरा भी सकता हूँ। वो भी औनाबाज था, अपने नाम का एक ही नुक्ते और लफ्ज़ तक पकड़ लेता था। मारू को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इस टेढ़े बंदे के साथ इसका पाला पड़ा है। मैं तो तन क्या सी औखी जगह तो दिल ला लिया कुड़िए। और तुम मेरे अल्फाज को मत पकड़ो, जुमले के पहले हिस्से पर गौर करो। मारू भी मौका गंवाती नहीं थी, फ़ौरन जता कर बोली। तुम फरीहा के साथ इतने रोमांटिक किस खुशी में हो रहे थे? वो इसके दोबारा दोहराने पर उनका मूड फिर से बिगड़ गया। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। क्यों जवाब नहीं दोगे? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। और मारू का असली गुस्सा और असली एतमाद औद कर रहा है। हालांकि इसने सोच रखा था वो उनसे कभी लंबी बहस में नहीं पड़ेगी, मगर सुबह सवेरे के इस मंजर ने इसके अंदर आग भर दी। वो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। नाम नेहात और ने इसकी औकात याद दिलाई। ज़बरदस्ती की बीवी, चाहे जो भी समझ लो, दुनिया वालों की नज़र में तो हूँ। और मारू ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, तुम्हारी बीवी? तो फिर दुनिया वालों की नज़र में रहो, मुझसे क्या पूछती हो? इन्हीं से सवाल करो जिनकी नज़र में तुम मेरी बीवी हो। इसने इत्मीनान से बालों में हाथ फेरे थे, जैसे मारू को जलाकर बहुत उल्फंदोज हो रहा था। इसे तो अंदाज़ा ही नहीं था मारू को इस अंदाज में भी टॉर्चर करने का अलग ही मज़ा था। इसे अजियत देने के नए नए तरीके तो अब सामने आ रहे थे। पागल, अपनी कमजोरी आप बुरे हाथ चपड़ाती भी।
तुम बात को घुमाओ मत, मैं फ्रिया की बात कर रही हूँ। मारू ने चिढ़कर सोफे के कुशन उठा उठा कर नीचे मारे थे। वो अपना गुस्सा किसी तरह से बाहर निकालना चाहती थी, तब वॉशरूम की तरफ बढ़ता ऑन इसकी तरफ देखे बगैर इंतहाई सर्द लहजे में बोलता अंदर चला गया, फरीहा का नाम भी मत लो। इसकी आवाज़ धीमी मगर लहजा बर्फ़ की तरह से ठंडा था। मारू के तकिए तो पहुँचते हाथ लम्हा भर के लिए रुके, फिर इसने तकिया उठाकर गुस्से के आलम में वॉशरूम के दरवाजे पर दे मारा। उन्हें दिमाग से मार दी। और फिर नामावाफिक हवाओं को ऐसी पहुँच चली कि रुकी ही ना। दिनों और हफ्तों में एक मरतबा फिर फरिया का तोती बोलने लगा। हर जगह फरिया फरिया होने लगी। हर काम के लिए फरिया को आवाज़ दी जाती है। फरिया भी बोतल की जिन की तरह हाजिर हो जाती थी। हर एक के लिए हर दम तैयार, हर एक की खिदमत के लिए कमर बस्ता, जैसे सारे ज़माने के काम इसी के ज़िम्मे हो। घर वालों ने फरिया को नॉर्मल कंडीशन में देखा तो अंदर ही अंदर मुतमिन हो गए। एक मरतबा फिर घर के हालात मामूल पर आ चुके थे और फिर फरिया के मजाज भी बस सबके साथ नॉर्मल होगी। हंसती खेलती मुस्कुराती महफिल में हिस्सा लेती और एक ना रुकने वाली रूटीन लाइफ की शुरुआत ने हर एक को खासा मसरूफ़ कर दिया। फिर भी रात को दीवाने आम में लंबी महफिल सजती, कह के हंसी बैतबाजी शुगल हंगामा। फ्रिया को छोड़कर मारू के सबसे अच्छे ताल्लुकात थे। बस फ्रिया और इसकी अम्मी के अलावा वो दोनों मारू को घास नहीं डालती और मारू बीचों की घास चढ़ती नहीं थी, इसलिए इनकी परवाह भी नहीं करती थी। वो जैसे मर्जी रहती इसकी बला से, लेकिन ये कहने की हद तक आसान था वो तब तक की लापरवाह रह सके जब तक फ्रिया अपने ताया ताई और कजन्स तक महदूद थे। जब इसके अनायत का दायरा कुछ और फैल कर बढ़ा तब मारू के पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो थी मारू की हम्मा वक़्त हर एक की खिदमत के लिए तैयार। कभी ताया की आवाज़ पड़ती, फरी कड़क सी चाय लाओ, अपने हाथ से बनाई हुई, मज़ा आ जाए। और फिर यह सब किसी जिन की तरह फटाफट मज़ेदार किस्म की चाय ले आती। ऐसी खुशबूदार के हलक से महक तक आने लगती। लाख दावत के बावजूद मारू को तस्लीम करना ही पड़ा कि फ्रिया के हाथ में बहुत जायका था। तो अपनी मारू फोहड़ा गो के खाना सना और मरियम भी बहुत अच्छा पकाती थी, मगर जिस दिन फ्रिया कुकिंग करती इस दिन घर का कोई भी मर्द 3 टाइम का खाना मिस नहीं करता। बाहर के खाने से ज़्यादा घर के खाने को तरजीह देता, क्योंकि सही मानों में फ्रिया के हाथ का खाना खाकर उंगलियाँ चाट लेने को दिल चाहता था। फिर मारू को अंदाज़ा हुआ कि फ्रिया पर घर की बहुत जिम्मेदारियाँ थी जिसने बखुशी उठा रखी थी। इसके अम्मी अब्बा का काम इतना नहीं था, ज़्यादा भला ताया ताई का होता। और फ्रिया भी ज़्यादा वक्त इन्हीं के साथ बिताती, जिसमें वो बहुत सताई के काम निपटा रही थी। घर से सफाई सुथराई से लेकर धुलाई पकवाई सारे काम फ्रिया के ज़िम्मे थे, क्योंकि खाना पकाने से लेकर दीगर कामों तक बारियाँ बनी हुई थी। हर काम बारी से होता। सना मरियम और फरिया हर रोज़ बारी से कुकिंग करती। जिस दिन फरिया की बारी कुकिंग की होती इस दिन मरियम सफाई करती, सना मशीन लगाती। जिस दिन सना की बारी कुकिंग की होती इस दिन बाकी का काम मरियम और फरिया में तकसीम हो जाते। मशीन डेली लगती है ना, डब्बर भी तो एड्डा वड्डा, क्योंकि नौकर का इस दिन भी इस घर में रवाज नहीं था। नौकरानी इसलिए नहीं रखी जाती थी कि घर की बातें बाहर नौकरों के जरिए निकलती थी। सो ताया को पसंद नहीं था कि घर में कोई मुलाजमा रखी जाए, चूँकि घर की मस्तूरात काफ़ी एक्टिव थी, इसलिए कामों का कभी मसला भी नहीं हुआ। ऊपर से फ्रिया जैसे चुस्त और सुग्गर लड़की के होते क्या प्रॉब्लम थी। वो ताया के घर का हर काम अपना समझ के करती थी। चूँकि एक जगह रहाइश थी, सो सफाई तक इकट्ठी हो जाती और ऊपर के काम फ्रिया के ज़िम्मे थे। सना और मरियम अपने अपने शौहरों का काम ऐसे तरीके से अंजाम दे लेती। ताई के बाकी बेटों का हर काम फ्रिया के कंधों पर था। और आशिर यासिर आमिर के कपड़ों की धुलाई, इनके कपड़े की सफाई, कपड़ों को इस्त्री करना, अलमारी में पहुँचाना, ये सब काम फ्रिया करती। कायनात के ऊपर अभी कोई बोझ नहीं था और ना फ्रिया कायनात को किसी काम के लिए बुलवाने देती। वो जो खुद जो आगे आगे थी, माँ सदके चली जाए, बस हर पासे फ्रिया फ्रिया होती रहे चाहती। यहाँ तक कि इतनी एडी सुगड़ कुड़ी, यहाँ तक कि इसकी खिदमत को देखकर ताया ये कहने पर मजबूर हो जाते, ऑन मेरी फ्रिया के काबिल ही नहीं था, इसके लिए तो मैंने कुछ और सोचा था। और जब फ्रिया के सर पर हाथ कई अल्फाज दोहराते तब वो तकलीफ की शिद्दत से आंखें मींच लेती। आपको क्या खबर ताया, ऑन ही तो मेरे काबिल था, मुझे किसी और की चाह नहीं थी। फ्रिया के अंदर तक अजियत का जहर भर जाता। वो दांत पीस कर होंठ चबा चबा कर मारू को देखते और घूरती थी। कभी कभी मारू नेल फाइल करती, मैगजीन देखती, फैशन शो एंजॉय करती, इसकी नज़रों से सख्त खाइफ भी हो जाती। मारू तो करन की आई है बीबी, उफ कैसी तीखी नज़रें, पहले तो ऐसे नहीं देखती थी। मारू घबरा सी जाती थी। पता होना चाहिए था कि पहले हालात ऐसे नहीं थे और ना ही वो इसकी जगह यहाँ मौजूद थी, ना तब इसने फ्रिया की शादी तोड़वाई थी। यूँ फ्रिया ने एक मिनट तो फिर अपनी पोजीशन इस घर में बल्कि अपने घर में मजबूत कर ली, जिस तरह शादी टूटने से पहले मुस्तहकम थी। अब भी सुबह सुबह फ्रिया के नाम की पुकार कानों में पड़ती तो दिल चाहता कानों में रुई ठूंस ले, तकिया सर के ऊपर रख ले, मुंह किसी गद्दे में घुसा ले। आसिर यासिर आमिर चीख चीख कर फ्रिया को सुबह सुबह आवाज़ लगाते, फ्रिया मेरी टाई, फ्रिया मेरा बैग, फ्रिया मेरी बुक्स। और फिर जब इन आवाज़ों में एक और आवाज़ भी शामिल होने लगी तब सही मानों में मारू की आंखें खुल गई, दिमाग तेज़ हुआ और हाथों पैरों में हरकत आ गई। वो जो घर के हर काम, हर मसरूफियत और हर किस्म के मामूलात से अलग थी एकदम चौंक सी की, क्योंकि ऑन की अम्मी खुद इसे हर काम से दूर रखती थी। लेकिन मारू को लग रहा था कि दूरी किसी लंबी दूरी का शिकार ना हो जाए, क्योंकि फ्रिया ने हर एक की रूटीन पर अपने नाम का सिक्का जमा लिया था। फिर जॉब छोड़कर तो इसने ताया और तायाजात ऑन का दिल जीत लिया था। वो आते जाते कई मरतबा जताता खुश भी होता और फ्रिया इसकी त्वचा पाकर खिल खिल के गुलाब हो जाती और तब मारू का दिल जल जल के खाक हो जाता। मारू तेरा तो बंद ऐसी कई तरह की इंतहाई काबिल एतराज़ मारू की निगाह में सूरत हाल पर
मारू अपने सब्र और बर्दाश्त की हद क्रॉस करके ऑन से लंबी लंबी लड़ाइयाँ कर चुकी थी। बजाय ऑन वजाहत देने के शर्मिंदा होने के उल्टा शेर बनकर इसे धाड़ तर भिगो भिगो कर मारता। बकौल तुम्हारे डैड के मैं तो हूँ ही बुरा बदनाम, सो मुझे अपनी बुराइयों खूबियों पर बड़ा नाज है और ये अल्फाज मेरे लिए आजाज है। मैं जो हूँ जैसा हूँ अच्छा हूँ, तुम जो मर्जी कहो। मैं तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी, वो जिद होकर चिढ़कर इसे धमकाती थी बड़े शौक से। वो ऑलरेडी मुझे कमीना कहते हैं। उनको जैसे परवाही नहीं थी। फरिया ने इसे मुँह क्या लगा लिया। वो पहले वाला सारा गुस्सा, लड़ाई, गैस और नाराज़ी सब कुछ भूल भाल के महज तंज के तीर चलाता, इसे जलाता, किलसाता, ताने मारता, सबके सामने जलील करता। और ये तो मारूफ को बहुत बाद में पता चला कि शादी के अव्वलीन दिनों का गैस, गज़ब, दुख, गुस्सा महज फरिया के समझाने बुझाने और ब्रेन वॉशिंग करने के बाद ज़रा हल्का पड़ा था। क्योंकि किसी और की बात समझता नहीं या ना समझता, फरिया की बात ज़रूर समझ लेता था, मान भी लेता था, अमल भी कर लेता था। और अभी तो इसे यही खुमारी बहुत थी कि फरिया ने इसे ना करदा जुर्म की सज़ा नहीं दी, इस पर एतबार किया था, इसका एतमाद बहाल किया था, वो एक मरतबा फिर अपने घर वालों के सामने गर्दन तान के चल सकता था। अच्छा जी, फरिया हुई भी वैसे उसकी किस्ते बेचते। जो काम दिमाग कर सकता था इसके हथियार की हुसन ज़रूरत नहीं होती, और जो काम जहन कर सकता था जहानत कर सकती थी, इसके लिए हुसन की भी कतन ज़रूरत नहीं थी। सो फरिया ने अपनी जहानत से वो काम कर लिया जो मारू का शोला बयां ज़ूफ़शाह हुसन भी नहीं कर सका। फरिया ने बड़े तरीके से, अक्लमंदी से, समझदारी से ऑन के गिर्द अपना हसार खींच लिया, ऐसा हसार जो आम लोगों को कभी दिखाई न देता और शायद मारू को भी कभी दिखाई न देता अगर इसे सना मतवजा न करती। वरना मारू भी ऐसी समझ बूझ हरगिज़ नहीं थी। अपनी अकल से वो काम नहीं लेती थी और समझदारी इसमें सिरे से थी ही नहीं। ऑन की मामूलात और ज़िंदगी में फरिया की बढ़ती हुई ज़ारादारी को देखकर कोई और चौंकता या ना चौंकता, सना ज़रूर चौंकी थी। क्योंकि इस सवेर भी मारू अभी अपनी रूटीन के मुताबिक घोड़े गधे बेचकर सो रही थी जब सना इसके रूम में आ गई, क्योंकि वो इतनी सुबह कभी इसके कमरे में नहीं आई थी, लेकिन इस दिन अलग बात थी। फिर सना को मारू की नींद तोड़ते हुए दांतों पसीना आ गया। ऐसी ढीठ नींद इसने उम्र भर किसी की नहीं देखी थी, और वाकई से ऑन की बात पर यकीन आ गया जो अपनी वो अम्मी को ऊंची आवाज़ में बता रहा था। इसे जगा लेने का कारनामा सरअंजाम देने वाले अवार्ड का हकदार है। इस ढीठ की ढीठों जैसी नींद है। और अभी सना को वाकई ऑन के तबसरे पर यकीन आ गया। जब वो इसको जगाने में नाकाम होगी तब इसके बजते सेल को उठाना पड़ा। माहम कॉलिंग लिखा आया था। सना ने कॉल पिक कर ली। फिर हाल अहवाल पूछकर इसने मारू का पूछा। सना की परेशानी को सुनकर माहम बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर इसने मारू को जगाने वाला ट्रिक बता दिया, जिसे अप्लाई करते हुए मारू बेसाख्ता उठ गई। इसके पैरों पर ठंडा पानी डालने की देर थी, वो स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। फिर जैसी आवाज़ ठिकाने, सना ने मजीद इसके 14 तबक रोशन कर दिए। उठो और बाहर आओ, अपने शौहर को नाश्ता कराओ, वो फिर किसी मोहम पर निकलने वाला। और अब्बू का सख्त गुस्सा था क्योंकि ऑन आजकल प्लाजा बिल्कुल नहीं जा रहा। सना ने ढके छुपे लफ्ज़ों में इसे और भी तफसीलात बताई, जिन्हें वो बआसानी समझ कर उठ खड़ी हुई, बिल्कुल सीधी, परेशान और कुछ कुछ घबराई। ऑन कहाँ जाता है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, आखिर तुम इसकी बीवी हो, सना ने इसे खिरक कर कहा। लेकिन मुझे नहीं पता, वो घबराई थी। तो फिर फ्रिया से पूछ लो, इसे तो पूरी खबर होगी, सना ने तंज किया। वो फ्रिया को बताता है, मुझे नहीं। वो उदास हुई थी। सना ने जैसे सर पीट लिया। और ये तुम्हारी कमज़ोरी है, मैं क्या करूँ, मारू होंक सी होगी। एक बीवी को क्या करना चाहिए? सना ने तीखी नज़रों से देखा, तब वो थोड़ा झेंप कर मुस्कुराई थी। मुझे नहीं पता, पहला तजर्बा है, और हमारे तो चौथे चौथे तजर्बे ना घामड़, मोहब्बत कली से संभालना ना है। सना ने इसकी अच्छी खासी क्लास ले ली। तो फिर क्या करूँ? मारू कोई मुखलसाना मशवरा चाहती थी और सना ने इसे बड़े काम के अच्छे अच्छे मशवरे से नवाजा, जिसमें शौहर को समझाना, मोहब्बत से घायल करना, इसे अपनी तरफ मतवजा करने के बहुत से तरीके थे। मारू ने एक एक बात समझ ली, लेकिन लुभाने और घायल करने की नौबत आने से पहले ऑन ने इसकी लंबी सी क्लास लगाई, जिसमें से हड हराम, कामचोर, काहल, सुस्त तो न जाने क्या क्या कहा गया। ऑन ने अपनी अम्मी से कहा, आप इसको किचन में घुसाएं, खाना पकवाएं, काम से लगाएं इसे। अगर आप ये काम नहीं कर सकती तो मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करवाना जानता हूँ। ये महारानी पलंग तोड़ तोड़ कर नहीं थकती, और इसके हिस्से वाले काम भी फरिया को करने पड़ते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगता है। इस वक्त फरिया भी वहाँ मौजूद थी। इसने फ़ौरन भराई आवाज़ में सबको अपनी तरफ मतवजा कर लिया। तुम्हें क्यों बुरा लगता है? क्या मैं पहले तुम्हारे आशिर यासिर के कोई काम नहीं करती थी? इसके जज्बाती ब्लैकमेलिंग ने ऑन और ताई को शर्मिंदा कर दिया। मेरी बात का ये मतलब नहीं था। ऑन गड़बड़ा गया। मतलब जो भी हो, क्या मेरा हक तुम पर ख़त्म हो गया? वो रोती रही। ताई और ऑन घबराते रहे। हरगिज़ नहीं, ऑन ने बौखला कर कहा। तो फिर तुम मुझे मत रोको, मुझे तुम्हारा और बाकी सबका काम करके दिली सुकून मिलता। फरिया के सूसू करते लहजे पर मारू को इसकी ड्रामाबाजी और एक्टिंग पर यकीन आ गया। शुक्र है मारू भी होश ना खला रही। क्या पता वो खुद को मसरूफ़ रखने के लिए काम करती हूँ, मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए। माँ सदके चली जाए, एडी चंगी सोच। तुम्हारे काम का क्या बना? फ्रिया के सामने ऑन के सामने खाने की ट्रे रखते हुए फ्रिया ने बड़ी मुलायमत और किसी हद तक तफक्कर से पूछा। पिछले एक हफ्ते से वो प्लाजा नहीं जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था सिर्फ फ्रिया को पता था। घर में कोई और नहीं जानता था, और ना ही ऑन ने किसी को और को बताया था। वो पहले की तरह बस फ्रिया तक महदूद हो चुका था। फ्रिया जड़ी लगी हुई है ना। ताया भी उनके ना आने पर शदीद गुस्से में, तो इसी बात पर घर में खूब लड़ाई हो रही थी। ताया ने ऐलान कर दिया, तुमने अपने हिस्से का काम ना किया तो एक ढेला भी नहीं दूंगा। जो काम करेगा वही पैसे लेगा। और तब ऑन ने इन्हें बड़े ठोस अंदाज में बताया, तो ना दे, मुझे ज़रूरत भी नहीं, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। इस वक्त ताया और ऑन की फिर लड़ाई हुई, और जो बढ़ते बढ़ते इस नौबत तक भी ले गई जिस तक प्रिया का तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन इससे पहले यूँ हुआ, प्रिया बड़ी बेचैनी से ऑन का जॉब का इंतजार करती। वो रोज़ाना चाहता, रोज़ाना नाकाम लौटता। लेकिन इस दिन ऑन का चमकता चेहरा इसकी कामयाबी का पैगाम दे रहा था। वो बहुत खुश था, और अपनी खुशी सबसे पहले फ्रिया तक पहुँचा रहा था, सबसे पहले फ्रिया को बता रहा था। जॉब मिल गई और बहुत अच्छी मिल गई।
मेरी तवक्का से भी बढ़कर। ऑन ने बड़े शिवगुफ्ता लहजे में कहा, देख लो मेरी दुआ का नतीजा। फिर यहाँ भी क्रेडिट लिए बगैर नहीं रह सकी। ऑन ने भी इसे पूरा क्रेडिट दे दिया। ऑफ कोर्स वो मुस्कुरा दिया और इस दिन ऑन ने बड़ी रगबत से खाना खाया। हाल के दरवाजे में अचानक आती मारू ठिठक गई। ऑन की मुस्कुराहट और फरीहा के फदीवाना अंदाज इसके अंदर जलापा सुलगा गई। इसका दिमाग जैसे घूम गया। वो उल्टे कदमों भागती हुई वापस चली गई और इसके दिमाग में सोचों के चक्कर चल रहे थे। ये फरीहा भी ना हर जगह हर वक्त हर लम्हा के ऑन को फिर से तो नहीं लुभा रही। शक का काटदार नाक फिर फन फैलाता आया था और मारू को पूरी शिद्दत के साथ डस लिया। वो जैसे नील नील हो गई थी। इसे क्या करना चाहिए था? सफरिया को कैसे रोकना चाहिए था? सुबह तो वो पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। अगली सुबह अलार्म ने नहीं बल्कि सन ने इसे पानी के ठंडे छींटों वाले हरबे से जगा लिया। फिर इशारे से बाहर खींच कर लाई। ऑन बराबरी बेड पर सो रहा था क्योंकि अब वो सोफे से बेड पर मुंतकिल हो चुका था। मारू आंखें मसलती सना के साथ ही किचन में आके। किचन में गर्मा गर्म नाश्ता तैयारी के आखिरी मराहल में था। चने पक चुके थे, पराठे बेले थे और आमलेट का मेज़ा भी बना हुआ था। रात को मारू के रोने धोने से मुतासिर होकर सना ने बड़ी अच्छी सी तजवीज़ दी थी जो मारू को भी पसंद आ गई। चूँकि पकाना तो इसे आता नहीं था, अलबत्ता वो सर्व तो ज़रूर कर सकती थी। सना ने इसे यही कहा था कि वह एहतियात से सर्व करे और उनको खाने पर मजबूर नहीं करे। कुछ ही देर में चने भी तैयार हो गए। मारू ने इन्हें शीशे की रकाबी में डाल लिया। सना पराठे तल रही थी और साथ साथ मारू को समझा रही थी, अब लग रही हो ऑन की बीवी। जब तक बीवी बनकर नहीं दिखाओगे वो तुम्हें बीवी नहीं समझेगा। सना की हर नसीहत मारू ध्यान से सुनती थी और अब अमल करने का पक्का इरादा कर लिया क्योंकि अब इसे लग रहा था कि नाव किसी भी लम्हे तूफानी मौजों की जद में आकर गर्क हो सकती थी। फरिया कौन की तरफ बढ़ता हज़ारों और उनका नजर आता चौंकाता इल्तफात मारू का दिल पूरी तरह से धड़का गया। वो समझ गई थी कैसे हाथ पैर हिलाने चाहिए। इसलिए इसके लिए वो क्या कर सकती थी? वही कुछ जो फरिया करी थी और जिससे फरिया ने घर के एक फ़र्द को मुतासिर करने के साथ साथ ऑन को भी बांध रखा था। ऑन को सुगड़ापा पसंद था। मारू ने सुगड़ बनने का हद कर लिया। काम मुश्किल था लेकिन इतना भी नहीं। और जब इंसान कुछ भी करने का इरादा कर लेता फिर तो कोई रुकावट नहीं देखती। तो होर कि जो बंदे ने तो कुछ सोच लिता कि मैं करना तो फिर जो मर्जी हो जाए वो चीज़ बंदा कर ही लेंदा। और इस वक्त सना एक अच्छी सी ट्रे सजाकर इसे रूम की तरफ भेज रही थी। ट्रे में उनका मनपसंद नाश्ता सजा था, चने पराठे और चीज़ ऑमलेट। मारू जब कमरे में आई तो ऑन ना सिर्फ उठ चुका था बल्कि जॉब पे जाने के लिए तैयार भी हो चुका था। अब यकीनन वो नाश्ता करने बाहर जाता लेकिन आज कुछ अनोखा हो गया। ऑन का नाश्ता कमरे में आ गया। वो नाश्ते को देखकर तो नहीं अलबत्ता लाने वाले को देखकर ऐसा दंग हुआ कि क्या ही कहने। इसका मुंह भी थोड़ा खुल गया और फिर इसने ओह मेरे अल्लाह मेरे मैदे पर रहम करना जैसे अल्फाज कहकर मारू को ज़रा खफा कर दिया। बहुत अच्छा नाश्ता लाई हूँ। इसने ट्रे सेंट्रल टेबल पर रख दिया। उन्हें खड़े खड़े ट्रे पर निकाल डाली। अच्छा तो रोमांस के असूल की खातिर अब ये हरबे आजमाए जाएंगे। इसने बड़ी मासूमियत से पिछली बात का हवाला देकर तंज किया। बड़ा लतीफ़ सा तंज, ऐसा दिल जलाने वाला लहजा नहीं था। मारू ने लंबी सी जमाई को बमुश्किल ऑन के सामने रोका फिर ज़रा खफकी से कहा, अगर रकीब ये काम कर सकते इल्तफात के हसूल के लिए तो फिर मैं क्यों ना करूँ? ऑन इसके जवाब पर बड़ा मुतासिर होता दिखाई दी जैसे मारू से ऐसी किसी बात की जवाब की तवक्का रखता था। अच्छा तो अब रकीबों का मुकाबला करोगी? फिर भी वैसा बन नहीं सकोगी। इसने फिर से मारू को गिलसाना चाहा। मैं वैसा बनना भी नहीं चाहती, मेरी अलग पहचान है। मारू ने खासा ज़ब्त का मुजाहरा किया। वो सुबह सुबह लड़ाई का मूड नहीं रखती थी। पहचान तो बहुत है। अभी ख़ानदान की किसी शादी में चले जाओ, लोग उनके लिए उठा कर इशारे करेंगे, अरे ये वही थी ऑन की महबूबा, इसकी आशिक। ऑन के लहजे में तलखी भरती चलेगी। मारू का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरी तरह के लोग भी कोई कोई होते हैं। इसने बिखरते एतमाद को बमुश्किल बहाल करते हुए कहा। ऑन के लबों पर तंज की हंसी फैल गई। ये तो बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई शक नहीं। तुम अपनी तर्ज का पहला और आखिरी पीस हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम्हारे नसीब में आ गई। मारू ने बड़े ही अंदाज में जताया जैसे वो ऑन को ना मिलते तो बेचारे की सारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ जाता। बड़ी खुशनसीबी है तुम्हें अपने बारे में, खुश फहमी है तुम्हें अपने बारे में। ऑन मसनूई किस्म का शिकार हुआ। बिल्कुल ठीक फहमी है, उसे खुद आगाही कहते हैं। मारू ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। बाय द वे इस तरद्दुद की क्या ज़रूरत थी? इसका इशारा ट्रे की तरफ था। मारू ने कंधे उचकाए। ये मेरा फ़र्ज़ था। बड़ी जल्दी फ्राइज़ याद आ गए। ऑन ने नाक बहू चढ़ा के ट्रे का जायज़ा लिया। गर्मा गर्म चने, गोल खस्ता बेलदार पराठे, चीज़ आमलेट। लगता नहीं था किसी के अनाड़ी हाथों की मेहनत है। इधर वो ट्रे का पोस्टमार्टम करा था। उधर मारू ने बड़े अंदाज में सोचते हुए गहरा काटदार तंज किया। यूँ पहली मरतबा मारू को लगा ऑन लाजवाब हो गया। इसने खासे जारहाना लहजे में कहा, और तुम्हें हकूक़ अब भी याद ना है? तीर कमान से निकल चुका था। बात कर लेने के बारे से ख्याल गुजरा कि इसने कौन सी बात कह दी क्योंकि ऑन ने ऐसे आंखें फाड़ कर इसे देखा जैसे मारू से ज़बरदस्ती की तवक्का न हो। अब वो यहाँ से भागने के पर तोड़ ली थी। जो ही उल्टे कदम से पलटना चाहे पीछे से ऑन की आवाज़ आई। एनीवे मैं तुम्हारी इस काविश को रायगा नहीं करूँगा। नाश्ता बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं। अगर उठा कर मेरे लिए लाने का क्रेडिट लेना चाहते हो तो बखुशी ले सकती हो। ऑन लम्हा भर के लिए तंज करते करते रुका। और ये भी कि जब सना तुम्हारी ढीठ नींद को तोड़ने के लिए ठंडा पानी डाल रही थी तो तुम स्प्रिंग की तरह उछल कर इसके साथ चली गई थी। मैं तभी समझ गया था कि तुम किसी साजिश के लिए जा रही हो, क्योंकि साजिशों में बाकी तुम्हारी टक्कर का कोई दूसरा नहीं। इसने हकूक़ और फ़राइज़ वाली बात खोल करके मारू पर चढ़ाई कर दी। बस वो कहते हैं ना कि जो तुम अगले बंदे के सामने सच्चा बनना वाले तो चढ़ाई कर दो।
और मारू पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो खाम का दरवाजे पर गुस्सा उतारती, जोरदार धमाके से बंद करती, बाहर निकलते हुए ज़ेर लब बड़बड़ाई, चिल्लाक ना हो तो। और जब फ्रिया नाश्ता बनाकर आधारी तक पहुंची और अपने मखसूस लहजे में ऑन आशिर यासिर नाश्ता कर लो कहा तो दाखिली दरवाजे से ऑफिस के लिए बाहर निकलता ऑन ठटक कर रुक गया। फिर कुछ सोचकर पलटा। इखलाक का तकाजा था फ्रिया को बताकर जाता। आज इसने ज़रा टाइम से पहले नाश्ता कर लिया था क्योंकि आज इसने थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंचना था। और ये तो न जाने मारू को क्या ख्याल है जो सना से नाश्ता बनवा ली, वरना वो आज शायद भूखा ही ऑफिस जाता। कि फ्रिया तो अपने टाइम पे नाश्ते के लिए आती थी और इसे अंदाज़ा होता था किसने किस वक्त पर जाना होता। उनको लशपश देखकर फ्रिया हैरान होगी। तुम जल्दी जा रहे हो, वो भी नाश्ता किए बगैर? इसका तफक्कर काबिल दी था। वो जो मारू भागम भागो उनको खुद हाफिज़ कहने के लिए पोस्ट तक जाना चाहती थी, इनकी गुफ्तगू सुनने के लिए रुकी। थोड़ा ओट में होगी होकर इसने कान लगा लिया। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मोहन ने मुस्कुराकर बताया। इस कमीनी के लिए उनके पास हंसी का पूरा खजाना महफूज है। मारू को बेपनाह जलन हुई। मेरे लिए तो मरवतन भी नहीं मुस्कुराता। किसने कराया? फ्रिया की आंखें खुल गई। धचका भी बड़ा शदीद किस्म का था। वो मारू का नाम लेते लेते लम्हा भर के लिए रुक गया। वो भी दिल ही दिल में खुश हुई थी कि अभी वो इसका नाम लेकर फ्रिया जल भून के कोयला हो जाएगी, फिर खुद बहुत अक्लमंद हुई तो हट जाएगी। सना ने बना दिया था। ऑन ने बताने पर फ्रिया लम्हा भर के लिए भवें सुकड़ी थी, फिर ज़रा सी मुतमिन होकर मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना, बाहर से कुछ मत खाना, मैं अचारी बिरयानी बनाऊंगी। ऑन को याद दहानी करवा के मुस्कुराती हुई दाखिली दरवाजे तक इसे छोड़ने के लिए चली गई, जबकि मारू वहीं ओट में लम्हा भर के लिए फ्रीज होगी। इसे रह रहकर ऑन के अल्फाज पर ताव चढ़ रहा था। सना ने बना दिया था। वो उनके लहजे की नकल उतारती शदीद गुस्से का शिकार थी। मेरा नाम लेते हुए मौत आती थी या फिर महारानी की नाराज़गी का खदशा होगा? मर आके तो सुलह हुई थी। सोचता होगा शहजादी साहिबा फिर ना नाराज़ हो जाए। पर यह तो सोग में बेहतर थी। सोग से निकल कर मुझे सोगवार करने की ठान रखी है। वह ज़ेर लब बड़बड़ाती तन फन करती अपने कमरे में चली गई। शाम तक मारू का सुबह वाला गुस्सा उतर चुका था। वह एक लंबी मीठी और पुरसुकून नींद लेकर उठी और ठंडे पानी से बात लेकर फ्रेश हो गई। माहम की फ़ोन कॉल आ गई। वो उसे हर जाई बेवफा न जाने क्या क्या लकब देती गालियों से नवाज रही थी। माहम को गुस्सा था, इसने एक कॉल तक करना गवारा नहीं किया। वो माहम को क्या बताती, वो उनके प्यार में गुम हर्षुदा हरगिज़ नहीं थी, बल्कि उनको फ्रिया के चंगुल से आज़ाद करवाने में डैडी तक से लापरवाह हो चुकी थी। माँ को अंदरूनी सूरत हाल से आगाह किए बगैर इसने मसरूफियत का फजूल सा रोना रोकर कुछ देर मजीद बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। खुदा हाफिज़ कहने से पहले इसने ये भी कहा कि अगर ऑन मान गया तो वो आज चक्कर लगाएगी। अब वो वार्डरोब खोलकर एक एक ड्रेस का जायज़ा ले रही थी। इसके बड़े खूबसूरत शिफॉन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी लटक रहे थे। कुछ सोच के इसने डार्क ब्लू कलर का सूट निकाल लिया और फिर शादी के बाद पहली मरतबा भरपूर अंदाज में तैयार हुई थी। बहुत दफ़ा ऑन की अम्मी के कहने पर भी वो अफसरदा सा जवाब देती, क्या फ़ायदा अम्मी, जब किसी ने देखना ही नहीं। तब अम्मी से टपट कर खफकी से कहती, ऑन तो देखेगा, किसी और को दिखाने की ज़रूरत भी क्या। वो शायद समझी नहीं थी, इसीलिए सादगी से बोली। अब मारू क्या वजाहत देती कि ऑन ही तो देखता नहीं था, बल्कि हो सकता है इनको मानता तंज के तीर चलाने लगता। बंद सवर के किसे दिखाना चाहती हूँ, मुझसे उम्मीद मत रखना, फजूल में छूटी तारीफें नहीं कर सकता। ऑन से ऐसे अल्फाज की तवक्का थी, फिर वो क्यों तरद्दुद करती। घर में कल कुर्ते टाइट्स पहनती थी, गले में स्टोल वगैरह लटका लेती, जो अक्सर कंधों से फिसलता हुआ ज़मीन को सलामी दे रहा था। उनको इसकी हर किस्म की ड्रेसिंग पर एतराज़ रहता। वो इसके किसी भी लिबास को शरीफाना लिबास ना समझता था। ये और बात थी कि अम्मी के सामने टोकता नहीं था और ना आजकल अब्बू के सामने मारू से झगड़ा कर रहा था। ना इसे बुरा भला कहता, ना दोबारा तलाक लेने पर मजबूर किया और ना ही तलाक देने की धमकी दी। इसका ये मतलब भी नहीं था वो सुधर गया था, ये इसने मारू को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था, या वो अपनी तौहीन और ज़िल्लत को भूल चुका था। ना ही इसे कॉम्प्रोमाइज़ करने का सलीका आ गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसे एक एक बात याद थी, ना वो भूल सकता था ना ही भुला सकता था। वो महज वक्त की करवट के इंतज़ार में था। इस दिन मारू ने अचानक ऑन और फ्रिया की बातें सुन ली। तब एक कतार में रखे गमलों से गेंद के फूल तोड़कर अंदर आ रही थी, जब ऑन और फ्रिया बरामदे में बैठे दिखाई दिए। मारू भी दबे कदम चलती हुई बरामदे के पिलर की ओट में खड़ी होगी। फिर इसने तिरछी नज़र से ज़रा आगे होकर देखा। फ्रिया अपनी ज़हीन नज़रों को ऑन पर जमा के बैठी थी। इसके हाथ में ऑन की शर्ट थी जिसके बटन टाँग रही थी, और ऑन शर्ट लेने के इंतज़ार में बैठा था। फिर वो ऑन से अचानक मुखातिब हुई, तुमने क्या सोचा ऑन? जाने वो किस सोच के मतलब बात करी थी। मारू को खुद बुद्ध हुई। और ने भी इसका सवाल समझ लिया, इसलिए कुछ सोच कर बोला, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ, थोड़े इंतज़ार के बाद देखना मैं करता क्या हूँ। इसके इरादे खासे ख़तरनाक लगते थे। मारू का दिल ज़रा सहम गया। और जो मेरा तमाशा लगाया गया, फ्रिया की आंखें सुरख होकर बहने लगी। ज़हीन आंखों को आराम करने के सारे गुर आते थे। मैं तुम्हारा एक एक बदला लूँगा, इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। ऑन का लहजा पथरीला हो गया। लेकिन मैं इसकी सूरत तक नहीं देख सकती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। फ्रिया शिद्दत गम से चीख कर बोली, मेरा वादा रहा, 2 दिन बाद तुम्हें इसकी सूरत दिखाई नहीं देगी, और तुम जानती मैं बात का कितना पक्का हूँ। उनके अगले अल्फाज ने मारू को चकरा देने पर मजबूर कर दिया। पिलर का सहारा न लेती तो अचानक गिर पड़ती। हाँ, की करने लगा अगले 2 दिन बाद है। जी तो गाइस, यहाँ पे एपिसोड इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपका एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो एंड करेंगे। मारू पे बहुत रहम आ रहा है। अच्छा सी, चलो कोई तो ऐसा मिला जो मारू के साथ का है। मलिक सबा का कमेंट है जी, नावल का थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्या हो गया? मारू का निकाह हो गया।
ऑन के साथ वाकई यार जाती हुई है, उसको किसी ने उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं किया, बस हालात सिचुएशन इस तरह की बन गई थी। फिर कहा भी तो होना सी ना मारू था। अच्छा, आपको उसकी मारू की माँ के ऊपर शक है, शाज़मा पे शक है। चलो देखते हैं आप कैसी, आपका शक सही निकलता है कि गलत निकलता है। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ ना, मारू की भी कोई गलती नहीं है, उनने की कितना, उनने तो नहीं ना इल्ज़ाम लगाया। बात तो तब होती, मारू तो तब गलत होती जब वो खुद इल्ज़ाम लगाती या उनको हासिल करने के लिए कुछ गलत हरकत करती। फ़रिया की भी गलती नहीं थी, गलत उसके साथ भी हुआ, लेकिन जो फ़रिया के साथ गलत हुआ उसमें मारू का तो कोई कसूर नहीं है ना। आहो अभी तक तो ऑन के साथ वाकई बुरा हुआ, उसके बाद ने कभी उसकी सुननी नहीं, कभी वो, मुझे लगता है इधर भी उन्हें बड़ा पुराना इंतकाम ही कोई कटिया ओदी सुनी नहीं। हाँ उन्हें मारू पे गुस्सा निकाला। अच्छा, अब अभी तक मारू के अगेंस्ट हो। चलो कोई नहीं, होता है, चलता है दुनिया। मारू को जो ऑन ने गुस्सा निकाला, आप उसके लिए आपको बड़ी खुशी हुई है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, आपके गुस्से पे आपको आप फ्रिया की तरफ हो ना, तो अभी तो होने ब्याह हो गया। ऑन ने उसकी कितनी इंसल्ट की, वो फिर भी गुस्से में, वो भी गुस्से में आ गई, उसने भी वैसी ही बातें की ऑन को, लेकिन उसने बदतमीजी नहीं की ऑन के साथ, उसने ऑन को सीधियाँ सुनाई हैं, सुनाई ज़रूर है, लेकिन उसने अपनी बात का जवाब दिया, उसने उसके साथ कोई मिसबिहेव, कोई बदतमीजी नहीं की। ऑन ने तो कभी थोक सुट रहा है, तो कभी चपेड़ा मार रहा है, ऑन ने तो जाती की है ना ये तो फिर उसके साथ। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। मलिक सबा का कमेंट है, ये मैं भी इकट्ठे कमेंट्स पढ़ रही हूँ ना, इस वजह से डबल कमेंट है। अब अगली एपिसोड पे है, हुन सो रहा था तो ख्याल किया ते उन्हें अगो बेइज्जत करता। अपनी जगह पे ऑन भी बिल्कुल ठीक है, ये मारू पसंद ही नहीं थी, तो फिर की करिए, मारू दी तलाक करा दईए या कोई मारू नूं धक्के मार के कढ़ा दईए। आहो, ऑन के साथ बाकी उसकी वजह से हुआ, लेकिन उसने तो नहीं ना कुछ भी किया, ये भी तो समझो आप। बाकी यार लोगों का बात तो काम ही बातें सुनाना, उसको बातें सुना ली, उसको सिचुएशन से वो एडवांटेज ले लिया, मज़ा ले लिया, ठट्ठे लगा लिए, तो लोगों का क्या है बाकी। उन्होंने की पता मारू उन्होंने तो जी ड्रेसिंग की थी, उन्हें तो अपने वालों बड़ी मकबूल ड्रेसिंग की थी, उसको तो पास दुपट्टा ही कोई नहीं था, तो बस फिर अच्छा किया उसने मारू की इंसल्ट की सुनाई। चलो आप तो भाई मारू के बड़ी खिलाफ हो। ऑन बेचारा उसके साथ बहुत बुरा हुआ, आप ऑन की सपोर्टर हो ना, फ्रीहा की सपोर्टर हो, इस वजह से मारू के खिलाफ हो। आहो बस ऑन ने तो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੀ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ड्रैसिंग हो तो मारू ने बस ना की करी, उन्हें उन्होंने कन्फ्यूज़ ही इन्ना कर दिता और हड़ बड़ी इतनी मचा दी कि वो बेचारी ने कहा सी कि मैंने छड़ के ना निकल जाए तो मैं इदा ही तुर पवां। हाँ जी, किचन भी लग कर लिया, पर वो उसके पास हरबे हैं कि मारू छड़ के चले जाए, लेकिन हाले पता नहीं कि मारू की ढीठ है। मुझे स्टार्ट से मारू पसंद नहीं थी, मुझे क्या पता था कि इसका कपल बन जाएगा उनके साथ। बस देख लें, अनएक्सपेक्टेड जोड़ा बना है, जोड़े आसमानों से बनते हैं। अभी तक मारू नहीं नापसंद ही है, नेक्स्ट देखते हैं अच्छी लगती है या नहीं। आपके साथ तो बुरा हुआ, मेरे साथ, हाय मेरे साथ तो वाकई बड़ा बुरा हुआ था कल, मैं बड़ा जो दुख सुनाया था। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें, और देखते हैं आपकी पसंद बदलती है कि नहीं बदलती। आज फ्रीहा ने सुन के ते पढ़ के। साईं वहीद बहुत अच्छा नावल है, हमने पहले रीड किया है, आपकी वॉइस में और भी अच्छा लगा, थैंक यू। और बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच। मुबशरा काशिफ वेरी वेरी गुड, और साईं वहीद नाइस वॉइस, थैंक यू। राजा राफे वेरी वेरी नाइस एपिसोड। सायरा रियाज अच्छी एपिसोड है, किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं हुआ जा सकता, नो डाउट, ये तो है। ताहा अदील नाइस एपिसोड। यहाँ पे कमेंट सेशन अख्ताम पहुँचे, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने कमेंट्स किया। और उसके बाद एपिसोड भी अपने अख्ताम को पहुँची, वीडियो भी अपने अख्ताम को पहुँची। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।